चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को गुड इवनिंग। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट, जस्ट अ सेकंड। ओके, शेयर कर रहा हूँ। माफ़ी चाहूँगा, बस अभी मैंने क्लास के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया, मुझे पहले देना था, है ना। लाइव में बच्चे भी कम आए हैं, ठीक है। स्टूडेंट में आप देखेंगे तो 203 स्टूडेंट है लेकिन लाइव कितने आप आए हैं? 14, क्योंकि अभी मैं थोड़ा देर पहले ही बताया कि मैं लाइव आ रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं उससे। आज का जो टॉपिक है वो मिसलेनियस टॉपिक है, क्योंकि अभी आपने बहुत सारे एग्जामिनेशंस को फेस किया है और उसको देखने के बाद आप सीखे होंगे। क्या सीखे होंगे मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। आप मेरे फ़ोल्डर को ओपन करके देखे हुए एप्लीकेशन का फ़ोल्डर को, तो उसमें आपको बहुत सारा अलग-अलग टॉपिक मिलेगा। जैसे सीएमआर है जो कि सर्कुलर अपडेटेड है, जूलॉजी है ना? माइन्स एक्ट है, माइन्स रूल है, एमबीटीआर, क्रैच रूल, पिटहेड, बाथ रूल, सब इसको आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है? वॉल्यूम 1 का पूरा लेक्चर है, ठीक? वॉल्यूम 2 का पूरा लेक्चर है। ओके, एडिट टॉपिक्स जो इसमें डाला हूँ, उसमें मैं एडिट टॉपिक डालना शुरू कर रहा हूँ। जैसे रिक्लेमेशन हो गया, बहुत सारे ऐसे मिसलेनियस टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। वॉल्यूम 3 पूरा कंप्लीट नहीं है, इसमें पंप वगैरह है, कुछ कुछ पोर्शन है, पंप है, बेल्ट कन्वेयर वगैरह है, तो ये सब मैं पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अभी लाइव पढ़ा रहा हूँ तो अब धीरे धीरे सब पढ़ा दूंगा। तो आपको मिसलेनियस टॉपिक भी पढ़ने होंगे। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो मिसलेनियस टाइप के हैं, मतलब वो उसका कोई प्रोटेक्ट देखा जाए तो कोई अलग से चैप्टर नहीं है वो, लेकिन आपको वो पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। उसी में से एक मिसलेनियस टॉपिक को आज मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, जस्ट अ सेकेंड। उसी में से एक मिसलेनियस टॉपिक को मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है सैम्पलिंग। आज का जो टॉपिक है वो है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, सैम्पलिंग से रिलेटेड टर्म्स क्या होते हैं, और सैम्पलिंग के बाद ग्रेड क्या होता है, कट ऑफ ग्रेड क्या होता है, अलग अलग ग्रेड का टाइप क्या होता है, वो सब सब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो जो सैम्पलिंग होता है, इसको आप ना बचपन से करते आ रहे हो, बचपन से आप सैम्पलिंग करते आ रहे हो जी, बिल्कुल बचपन से करते आ रहे हो। आप चावल का दुकान में जाते हो तो आप क्या करते हो, अगर मान के चलिए ऐसा है कि 10 बोरा चावल, एक बोरा चावल रखा हुआ है जिसमें 50 किलो चावल है, आपको लेना कितना, आपको 1 किलो लेना है। तो आप क्या करते हो, आप चावल को थोड़ा सा हाथ में उठा के उसको देखते हो, उसके ग्रेन्स को देखते हो कि इसमें कंकड़ तो नहीं है, इसमें कीड़ा तो नहीं लगा हुआ है, ये चावल गीला तो नहीं है, ये चावल ड्राई फॉर्म में है कि नहीं है। तो बेसिकली ये देखने के बाद उसका क्वालिटी एनालिसिस करते हो, बोलते हो नहीं चावल तो ठीक है, बढ़िया है। आप एक काम करो, 5 किलो चावल तौल दो। तो आप किस बेसिस पे बोले हो कि 5 किलो चावल, तो आपको किस बेसिस पे पता चला कि ये चावल अच्छा है? आप हाथ में लिए हो और उसका एनालिसिस किए हो, ये भी तो एक तरह का सैम्पलिंग ही है। ये भी एक तरह का सैम्पलिंग ही है। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ये है कि मान के चलिए ऐसा है कि सुबह सुबह आपके घर में एक दूध वाला आता है और 1 किलो दूध दे के जाता है, ठीक है। तो आपको पता करना है कि भैया हमारा दूध वाला जो आता है वो दूध में पानी मिला रहा है, आपको ऐसा शंका है कि दूध में पानी मिला रहा है। तो आप क्या करते हो, आप उसका प्योरिटी जांच कर सकते हो। एक लैक्टोमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट आता है जिससे आप जनरली प्योरिटी जांच कर सकते हो, 100-150 रुपया का आता है। आप उसको क्या करते हो, एक बीकर में या कहीं भी कंटेनर में दूध लेते हो और उसके बाद उसको लैक्टोमीटर को डुबा के देखते हो कितना परसेंट उसमें पानी है, कितना परसेंट वाटर है उसमें, और कितना परसेंट मिल्क है उसमें, वो बता देता है, मतलब मिल्क का प्योरिटी बताता है। तो ये भी तो एक तरह का सैंपल ही है। मान के चलिए ऐसा है कि आपको 10 किलो दूध लेना है, तो क्या आप 10 किलो का एनालिसिस कर सकते हो? नहीं। आप उस 10 किलो में से छोटा सा बीकर में निकालोगे 100 ml। कितना निकालोगे? 100 ml निकालोगे दूध, और उसके बाद लैक्टोमीटर डुबा के देख लोगे भैया कि हमारा दूध में पानी का मात्रा कितना है और दूध का मात्रा कितना है। अगर बढ़िया लगेगा तो आप ले लोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई मिठाई का दुकान जाते हो और आपको 5 किलो मिठाई खरीदना होता है, तो मिठाई दुकान वाला आपको तोड़ के थोड़ा सा हाथ में देता है, बोलता खा के देखिए मजा ही आ जाएगा। फिर आप खा के देखते हो, बोलते हो मजा ही आ गया, 5 किलो तौल ही दो। तो आप क्या कर रहे हो, आप सैंपलिंग ही तो कर रहे हो। मतलब आप बचपन से सैंपलिंग कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, बचपन से सैंपलिंग कर रहे हो, बस आपको पता नहीं है वो चीज, ठीक है। तो आज आपको पता चलेगा आपकी शक्तियों का पूरा, कितना शक्ति है आपके अंदर में। तो चलिए आज हम लोग सैंपलिंग पढ़ते हैं। तो सैंपलिंग का मतलब क्या होता है, मतलब है कि भैया बहुत बड़ा पोर्शन का, मान के चलिए बहुत बड़ा पोर्शन है जिसमें ओर है, प्लस उसमें रॉक है, ठीक है। और के जगह पे आप कोल भी समझ सकते हैं, ठीक है। कोयला पड़ा हुआ है, रॉक पड़ा हुआ है, चट्टान पड़ा हुआ है। तो कोयला का मात्रा कितना है, रॉक का मात्रा कितना है, कोयला कैसा है, किस क्वालिटी का है, ये सब आप कैसे पता करोगे? तो ये सब आप क्या करते हो, सैंपलिंग करते हो।
तो सैंपलिंग क्या करते हो, आप किसी जगह से थोड़ा सा पत्थर का टुकड़ा उठा लिए और ले जाके लैब में जांच कर दिए, ठीक है, तो उसको आप बोलोगे कि ये एक सैंपलिंग है। तो बिल्कुल यही सैंपलिंग है, ठीक है। तो मतलब सैंपलिंग में आप क्या करते हो, बेसिकली सैंपलिंग में स्मॉल पोर्शन ऑफ ओवर बॉडी है या कोई टाइप का रॉक है, इसको आप क्या करते हो, इसको कलेक्ट करते हो और कलेक्ट करने के बाद आप लैब में इसका एनालिसिस करते हो, ठीक है। कभी कभी लैब में करते हो, कभी कभी डायरेक्ट भी कर सकते हो। कुछ मेथड ऐसे होते हैं जो रैंडम सैंपलिंग होते हैं, मतलब गए फेस में हाथ में कोयला उठाएं या हाथ में चट्टान उठाएं, उसमें 2-4 गो केमिकल होता है उसको डालें, है ना, और उसके बाद बता दिए कि भैया हमारा कोयला जो है या मिनरल जो है बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, बहुत खराब क्वालिटी का है। तो वो मोटा मोटी रैंडम सैंपलिंग भी होता है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के सैंपलिंग होते हैं। सैंपलिंग का मतलब क्या होता है कि बहुत बड़ा पोर्शन में से छोटा सा पोर्शन उठाएं और उठा के आप उसका जांच कर लें। अब एक एग्जाम्पल हम आपको देना चाहेंगे, समझिएगा। ऐसा है कि एक माइंस है, ठीक है, ये माइंस कोयला निकाल रहा है। ये माइंस क्या कर रहा है, कोयला निकाल रहा है। अब वो कोयला मान के चले किसी को बेच रहा है। फॉर एग्जांपल सीसीएल नाम की एक कंपनी है, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, आप सभी इससे फेमिलियर होंगे। और सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड कोयला निकाल के डीवीसी यानी कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन को बेच रही है, ठीक है। तो ये क्या करती है, कोयला को अपना एनालिसिस करके पहले सैंपलिंग करेगी, ठीक है, पहले एक्सट्रैक्शन करेगी, सैंपलिंग करेगी, फिर उसका एनालिसिस करेगी। उसके बाद एनालिसिस करने के बाद उसका एक रेट तय होगा, है ना। रेट तय होने के बाद फिर आपको बेचेगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा है कि आप मार्केट में गए, मार्केट में आप सब्जी खरीदने गए, तो आपके सामने 3 गो कटोरा है, तीनों में टमाटर रखा हुआ है, तीनों में टमाटर रखा हुआ भैया। और आपको दुकान वाला बोलता है कि ये वाला जो टमाटर है वो 40 रुपए किलो है, ये वाला जो टमाटर है वो 50 रुपए किलो है, ये वाला जो टमाटर है वो 70 रुपए किलो है। तो आप उसकी क्वालिटी को देख के आप उसको ग्रेड करते हो, ठीक है, क्वालिटी को देख के। बिल्कुल कोयला का भी वैसा ही होता है। कोयला में अलग अलग कंटेंट होता है, मॉइस्चर कंटेंट, एस कंटेंट, वोलेटाइल मैटर, है ना, फिक्स्ड कार्बन कंटेंट, है ना। ये सब को देख के, है ना, उसके बाद उसका क्वालिटी का एनालिसिस करके उसका एक रेट तय किया जाता है। अब कंपनी वाला सीसीएल ने उसका एक रेट तय कर दिया। रेट मान के चलिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि 2000 रुपया पर टन रेट तय कर दिया। भैया आप जो कोयला हम जो कोयला बेच रहे हैं उसका 2000 रुपया पर टन रेट होना चाहिए। अब क्या होगा, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट। अब मेरा वॉइस तो सबको सही से आ रहा है, एक बार बताओगे बाबू? यस नो कर दो ना एक बार। मैं पूछा ही नहीं था, मेरा स्क्रीन दिख रहा है, मेरा वॉइस सबको सही से आ रहा है, एक बार बताई दो। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, भगवान भला करे आपका। चलिए, आपका यस सुन के समझिए कि हमारे सातों पुश्ते तर गई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बेसिकली क्या है, आप कोयला का एक रेट तय किया। मान के चलिए आपका कंपनी है सीसीएल, आपने रेट तय किया, तो आप कोयला ट्रांसपोर्ट करके डीवीसी को दिए। ट्रक के थ्रू आप ट्रांसपोर्ट किए या हॉलपैक के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए या रेलवे के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए, कौन हो तरीका से आप ट्रांसपोर्ट किए, आज डीवीसी के पास कोयला पहुंचा। तो डीवीसी के क्या जो आप रेट बोले हो 2000 रुपया पर टन, क्या वो रेट दे देगा? जी नहीं, पहले ये खुद सैंपलिंग करेगा। आप जो माल भेजे हो उसका एक बार सैंपलिंग करेगा ये, फिर उसका एनालिसिस करेगा। एनालिसिस करने के बाद अगर उसका फ्री कंटेंट, कार्बन कंटेंट जो जो होता है, जो आपका कागज है, जो कागज में जो जो चीज लिखा हुआ है कि भैया इसमें कार्बन कंटेंट जो है वो 85% है, इसमें जो फिक्स्ड कार्बन है मतलब यही हो गया, इसमें वोलेटाइल मैटर इतना परसेंट, अगर उसके आसपास मैच खाता है तो आपको डीवीसी 2000 रुपया पर टन दे देगी कि नहीं चलो ठीक है बढ़िया है। लेकिन अगर आपका मैच नहीं खाता है, मान के चले रास्ता में आ रहा था, आते आते बारिश हो गई भैया, आते आते हो गई बारिश। अब बारिश, ट्रक से जा रहा था कोयला, बारिश में कोयला भीग गया है, ठीक है, बारिश में कोयला भीग गया है। तो कोयला भीगने से उसका क्वालिटी थोड़ा सा खराब हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर आ जाता है। अब उसके कारण रेट इसका थोड़ा सा गिर जाएगा, है ना। या हो सकता है कि आपने एनालिसिस नहीं किया था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके भेज दिया, तो अब ये जो डीवीसी एनालिसिस करेगा उसी के हिसाब से रेट तय करेगा। वो बोलेगा नहीं भैया ऐसा नहीं है, जो आपका कोयला है वो कोयला में मॉइस्चर है, हम आपको 1800 रुपये टन से ज्यादा नहीं देंगे। आप 2000 रुपये टन बता रहे हो ना, हम 1800 रुपये टन से 1 रुपया ज्यादा नहीं देंगे भैया। लेना है लो, मतलब देना है कोयला दो, नहीं तो दूसरा से मंगा लें। तो फिर आपको, मतलब बेसिकली आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि एनालिसिस जो कंपनी कोयला निकाल रही है वो भी कर रही है, जो कंपनी कोयला खरीद रही है वो भी कर रही है। तो इसी तरह से जैसे मार्केट में जो सब्जी दुकान वाला सब्जी लेने जाता है वो भी देखता है बढ़िया सब्जी खरीदे ताकि मेरा ग्राहक बढ़िया बढ़िया सब्जी खरीदे। आप भी सब्जी खरीदने जाते हो तो टमाटर आलू चुन के दबा के बढ़िया से देख के एकदम 1 किलो चुन के निकाल के लेते हो। तो ये तो सैंपलिंग ही है। ये क्या है, जितना चीज आप जिंदगी में करते आए हो ये सैंपलिंग ही है। बस आपको उसके 2-4 नाम याद करने हैं, रटने हैं।
सैम्पलिंग को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, अलग अलग मेथड में बांटा गया है। अब आप अगर डीजे देशमुख पढ़ोगे तो उसमें कुछ अलग है, ठीक है। अगर आप सुनील कुमार सिंह का किताब पढ़ोगे तो उसमें कुछ अलग है, ठीक है। अगर आप ए के गोराई पढ़ोगे तो उसमें कुछ अलग है। तो हम एक काम करते हैं, हम सबको मर्ज करके आपको समझाते हैं, ताकि अगर किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आराम से आंसर दे सको, ठीक है। तो जो सैम्पलिंग होता है उसको अगर हम सीम के हिसाब से या लेयर के हिसाब से या और बॉडी के थिकनेस के हिसाब से बांटे, तो इसका हम दो कैटेगरी रख सकते हैं। इसका हम क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग बेसिकली दो कैटेगरी रख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड, इसका हम लोग दो कैटेगरी कौन कौन सा रख सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला होता है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड। आप सभी से निवेदन है कि जब भी आप लाइव क्लास करते हो तो एक काम करना, लाइव क्लास करते हो वीडियो लेक्चर जब भी देखते हो, एक तो कॉपी लेके बैठना और एक तो कलम लेके बैठना, और जो जो हम लिखते जाएंगे नोट करते जाएंगे, सब पॉइंट को नोट करते जाना। इससे को जबरदस्त नोट्स बन जाएगा आपके पास, क्योंकि क्या है, जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो मेरे दिमाग में क्या क्या आता है मुझे खुद नहीं पता, ठीक है। पढ़ाने के बाद मैं भूल जाता हूँ, गजनी हूँ मैं, ठीक है। तो आप कोशिश करना है कि कॉपी लेके बैठना, कॉलम लेके बैठना और लिखना शुरू कर देना, मेन मेन पॉइंट लिखते जाना। आपके पास एक जबरदस्त नोट्स भी तैयार हो जाएगा और अपना नोट्स पढ़ोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सैम्पलिंग का जो पहला टाइप है, ऑन द बेसिस ऑफ ओवर बॉडी का थिकनेस, सिम का लेयर, इसको पहला बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। और दूसरा जो मेथड है वो है पैटर्न सैम्पलिंग, पैटर्न सैम्पलिंग, ठीक है, पैटर्न सैम्पलिंग। अब ये स्ट्रेटिफाइड क्या होता है और पैटर्न सैम्पलिंग क्या होता है समझिएगा। देखिए स्ट्रेटिफाइड मतलब होता है ना कि इसको ऐसा समझते हैं हम कि मान के चलिए अलग अलग बेडिंग प्लेन है, ठीक है, अलग अलग बेडिंग प्लेन है। एक बेडिंग प्लेन हो गया, दूसरा बेडिंग प्लेन हो गया, तीसरा बेडिंग प्लेन हो गया, है ना, या कोई अलग अलग मिनरल का ऐसा ऐसा लेयर पाया गया। तो ये सभी लेयर का बारी बारी एनालिसिस करते हो कि पहला लेयर का क्या एनालिसिस, दूसरा लेयर का क्या एनालिसिस, तीसरा लेयर का एनालिसिस, अलग अलग, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। ये जनरली कब होता है पता है, ये ऑयल के केस में होता है, ऑयल फील्ड बोल देते हैं इसको। ऑयल फील्ड के केस में होता है, जब आप पेट्रोलियम निकाल रहे होते हैं तब आपको स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग करना पड़ता है, ठीक है। जब आप पेट्रोलियम से ही बाकी सब निकल जाएगा, है ना, वैसलीन जेली से बात करें, पेट्रोलियम की बात करें, केरोसिन की बात करें, एरोसोल की बात करें, है ना, आपका जो जहाज वाला फ्यूल होता है उसकी बात करें, सब का सब आपका ऑयल फील्ड से ही आता है, ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में हम लोग जनरली ऑयल फील्ड का सैंपलिंग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जितने लेयर है सबका सेपरेट एनालिसिस होता है, ठीक है, इसीलिए इसको स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कहते हैं। दूसरा जो है भैया वो है पैटर्न सैंपलिंग। पैटर्न सैंपलिंग क्या होता है, पैटर्न सैंपलिंग मतलब कहीं भी एक जगह चुन लेंगे, जगह कि हाँ यहाँ पे सैंपलिंग करना है, और वहां पे हम अलग अलग जगह पे होल मार मार के या अलग अलग जगह से थोड़ा सा माल उठा के हम सैंपलिंग करेंगे। इसको बोलते हैं पैटर्न सैंपलिंग। चाहे आपका कोल के केस में हो, चाहे आपका कोई भी मेटेलिफेरस मिनरल हो, कोई भी मेटेलिफेरस मिनरल के मिनरल हो, ये सभी आपका आपका पैटर्न सैंपलिंग के अंदर में आता है। मतलब सीएमआर वाला और एमएमआर वाला आपका किस में आता है, पैटर्न सैंपलिंग में। और ओएमआर वाला जो ऑयल माइंस रेगुलेशन होता है वो आता है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के अंदर में। यहाँ तक आई होप आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड मतलब तेल, और पैटर्न सैंपलिंग मतलब बाकी की चीज, जैसे कोयला हो गया, है ना, कोयला हो गया, मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, बॉक्साइड हो गया, ठीक है, जितना चीज आपका है वो पैटर्न सैंपलिंग के अंदर में आएगा, ठीक है। ये तो हो गया एक फॉर्म। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अभी देखिए ऐसा है कि हम पर्पस के बेसिस पे, ठीक है, पर्पस या लोकेशन के बेसिस पे हम इसको चार कैटेगरी में बांटते हैं, जो आप ज्यादातर किताबों में पढ़ेंगे, इवन डीजे देशमुख में भी पढ़ेंगे तो आपको यही मिलेगा, और जनरली ये सब क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, ठीक है। कौन कौन सा है भैया, सबसे पहला है चैनल सैंपलिंग, विच इज वेरी 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 ज्यादा ही इंपॉर्टेंट, है ना, चैनल सैंपलिंग। अब चैनल सैंपलिंग कभी कभी पूछता है, कभी कभी क्या करता है, कभी कभी बदमाशी करता है, कभी कभी बोलता है बताओ ग्रुप सैंपलिंग क्या होता है। तो ये दोनों एक ही नाम, जैसे गंगाधरी शक्तिमान है, उसी तरह से चैनल सैंपलिंग ही ग्रुप सैंपलिंग है, ठीक है। हाँ, ये हो गया आपका शक्तिमान, और ये हो गया आपका जी फॉर गंगाधर, जी फॉर गंगाधर, ठीक है। तो गंगाधरी शक्तिमान है मतलब ग्रुप यानी गंगाधर, और शक्तिमान मतलब चैनल सैंपलिंग, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका पहला टाइप। मैं पहले नाम बता देता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा आपका होता है चिप सैंपलिंग। चिप सैंपलिंग एकदम छाती में हाथ मत रखिए, आराम से पढ़ेंगे सब समझ में आएगा। ग्रैब सैंपलिंग, GRAB है ग्रैब सैंपलिंग। अच्छा चलो, वो कॉल आ रहा है यार,
और डी हो जाएगा आपका बल्क सैंपलिंग। बल्क सैंपलिंग, ठीक है। ये 4 टाइप का सैंपलिंग जनरली देखने को मिलता है। अब आप कभी-कभी कुछ-कुछ और चीज़ पढ़ लोगे, आप कभी आप कोई किताब में पढ़ोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे बोरहोल सैंपलिंग भी होता है, बोरहोल सैंपलिंग, ठीक है। अब देखिए ऐसा है, पहले चारों को समझते हैं, फिर बहुत सारा सैंपलिंग मेथड हम आपको समझा देंगे। सबसे पहले आते हैं चैनल सैंपलिंग के ऊपर में, कि यार चैनल सैंपलिंग आखिर होता क्या है, कैसे करते हैं चैनल सैंपलिंग। तो इस चीज़ को हम लोग थोड़ा-सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 1 सेकंड यार, बहुत सारे लाइव क्लास ले रहा हूँ। स्क्रीन ऑफ हो गया क्या? जस्ट अ सेकंड। 1 सेकंड, मेरा स्क्रीन ऑफ हो गया क्या? अरे यार! कितना देर पहले ऑफ हुआ बताइएगा? बच्चे कॉल कर रहे थे, वही मेरे को देखना था यार। पोपट हो जाता है यार मन, क्या ही बताएँ। ये जो है ना स्टॉप शेयरिंग, ये गलती से क्लिक हो जाता है, समझे? ये वाला। इस चक्कर में ना बहुत बार मेरा पोपट कटा है। इसको साइड ही कर देते हैं पूरा। अभी स्क्रीन दिख रहा है आपको? बहुत टाइम हो गया सर। तोते उड़ गए हमारे। चलिए कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, एक बार और पढ़ाई देंगे, उसमें क्या है। इतना साल पढ़ाए हैं तो एक बार और पढ़ा सकते हैं हम। चलिए, देखिए ऐसा है कि जो हमारा सैंपलिंग है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है, ऑन द बेसिस ऑफ सिम लेयर, ऑन द बेसिस ऑफ आवर बॉडी। पहला होता है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, दूसरा होता है पैटर्न सैंपलिंग। जो स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग होता है, ये कहाँ किया जाता है? ये जनरली जो ऑयल फील्ड्स होते हैं, जैसे पेट्रोलियम निकालना है, तेल निकालना है, तो भैया वहाँ पे हम लोग करते हैं स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। इसमें जितने भी लेयर होते हैं उन सभी का सेपरेट सैंपलिंग किया जाता है। इसके बाद हमारा आता है पैटर्न सैंपलिंग। पैटर्न सैंपलिंग में जनरली हम लोग ग्रिड पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर जगह चुन के वहाँ पे अलग-अलग जगह पे हम सैंपलिंग करते हैं, उसको बोलते हैं पैटर्न सैंपलिंग। जैसे कि कोयला में किया जाता है, जैसे जितने भी मेटलीफेरस मिनरल होते हैं उन सभी में किया जाता है। इसके बाद अगर हम पर्पज़ और लोकेशन के हिसाब से बाँटेंगे, तो हमारे ये 4 कैटेगरी का होता है, ठीक है? 4 कैटेगरी में ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज़ ऑफ सैंपलिंग, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ सैंपलिंग हम बाँट सकते हैं। सबसे पहला होता है हमारा चैनल सैंपलिंग, इसके बाद होता है हमारा चिप सैंपलिंग, फिर होता है हमारा ग्रैब सैंपलिंग, फिर होता है हमारा बल्क सैंपलिंग, ठीक है? और लास्ट में हम जो बोरहोल सैंपलिंग लिखे हैं, वो एक अलग ही तरीका मतलब है, वो कॉमन हो सकता है सबके लिए, ठीक है? फिर गया क्या स्क्रीन? हाँ, बोलिए ना। लाइव क्लास ले रहे हैं। बोलो देखिए। अच्छा रुकिए। चलिए, मेरे को लगा फिर स्क्रीन गया क्या, बच्चा का कॉल आ रहा है। कोई बात नहीं, क्लास के लिए था। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा चैनल सैंपलिंग होता क्या है। तो चैनल सैंपलिंग को जैसे कि मैंने बताया कि ग्रुप सैंपलिंग भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये जनरली कहाँ यूज़ किया जाता है, एक-एक करके हम क्लियर करते हैं, ठीक है? सबसे पहले चैनल सैंपलिंग। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन इसके बारे में आपको पता तो होना ही चाहिए, ठीक है? चैनल सैंपलिंग, सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि चैनल सैंपलिंग अंडरग्राउंड माइंस में यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट है कि चैनल सैंपलिंग कहाँ यूज़ किया जाता है? तो चैनल सैंपलिंग को हम अंडरग्राउंड माइंस में यूज़ करते हैं। इसके बाद हम और कहाँ कर सकते हैं? तो बेसिकली जो सेडिमेंट वाले होते हैं ना, सेडिमेंट कंटेंट करने वाले जो आपका सरफेस होता है, सेडिमेंट कंटेंट करने वाला जो सरफेस होता है, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कोई चट्टान है, जो कि सेडिमेंट से बना है, या यूँ कहें तो ये सेडिमेंट्री रॉक को अगर हमको एनालिसिस करना है, तो हम लोग उस केस में हम चैनल सैंपलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? चैनल सैंपलिंग का इस्तेमाल जनरली हम लोग कर सकते हैं। इसमें हम लोग अलग-अलग जगह से सैंपलिंग लेते हैं, जैसे हाईवाल हो गया, ठीक है? लिख ही देते हैं पूरा हाईवाल। जैसे हाईवाल हो गया, ठीक है ना? फुटवॉल हो गया, ठीक है? ये से हम लोग सैंपलिंग ले सकते हैं, ठीक है? जनरली हम लोग ये सब जगह से सैंपलिंग उठाते हैं। या अगर हम कोल के केस में बात करेंगे ना, तो कोल के केस में फ्लोर हो गया, फ्लोर से थोड़ा-सा माल उठा लिए, साइड हो गया हमारा, पिलर हो गया, पिलर से थोड़ा-सा काट करके उठा लिए, हमारा जो रूफ हो गया, रूफ से हम थोड़ा-सा काट करके उठा लिए, ठीक है? तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ग्रूव काट रहे हैं, इसीलिए इसको ग्रूव सैंपलिंग भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ग्रूव सैंपलिंग भी कहते हैं। ग्रुप सैंपलिंग भी इसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ तक ध्यान रहेगा 2-4 बातें कि भैया चैनल सैंपलिंग जनरली हम अंडरग्राउंड माइंस में इस्तेमाल करते हैं, सेडिमेंट्री रॉक या सेडिमेंट्री कंटेंट में इस्तेमाल करते हैं, हाई वॉल और फुटवॉल का भी हम सैंपलिंग ले सकते हैं अगर हम मेटल माइंस की बात करें, और अगर कोल माइंस की बात करें तो फ्लोर से, रूफ से, पिलर से, सब जगह से हम लोग थोड़ा थोड़ा कोयला कट करके निकालते हैं। इसको हम लोग, ये चीज़ का हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है?
तो इसको हम लोग चैनल सैम्पलिंग या ग्रुप सैम्पलिंग भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, चल इसके बाद कभी कभी जब फ्रेशली एक्सपोज रूफ होता है ना, जनरली हम लोग यहाँ से लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, जो आपका फ्रेशली एक्सपोज्ड रूफ होता है, सॉरी फ्रेशली एक्सपोज्ड फेस होता है ना, यहाँ से हम लोग सैम्पलिंग लेते हैं। फ्रेशली एक्सपोज रूफ जो आपका फेस होता है, यहाँ से हम लोग सैम्पलिंग लेते हैं, ताकि हमको पता चले कि हमारा जो अभी फेस चल रहा है वो सही चल रहा है कि नहीं। अगर मान के चलिए बहुत ज़्यादा खराब खराब मिनरल आने लगा, बहुत ज़्यादा खराब कोयला आने लगा, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो सर्वे का डायरेक्शन है वो भटक गया है। फिर हम उसको ठीक कर सकते हैं, कोल सिम की तरफ हम बढ़ सकते हैं, स्ट्राइक लाइन में बढ़ सकते हैं। तो ऐसा करेंगे हम अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, चल, है ना, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद इसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम लोग चीजल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और हैमर का इस्तेमाल करते हैं। चीजल और हैमर का इस्तेमाल करके हम लोग जनरली करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये 5 सेंटीमीटर चौड़ा एक रहता है ना, उतना का हम लोग होल कर लिए, और 3 मीटर तो हम बोल देते हैं विड्थ, और 3 मीटर गहरा होल हम करते हैं, 3 मीटर डिप्थ में हम होल करते हैं छोटा सा। ठीक है, हाथ थोड़ा चीजल से, और इससे हम लोग इस्तेमाल करके ये वाला सैम्पलिंग करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको हम लोग सील्ड कंटेनर में, मतलब एयर सील्ड, जहाँ पे हवा नहीं घुसता वैसा कंटेनर में डाल के, जैसे अचार का डब्बा होता है भैया, वैसे ही डब्बा में डाल के ले जाते हैं। चलिए एक बार हम फिर से बताते हैं। चैनल सैंपलिंग अंडरग्राउंड माइंस में किया जाता है, और जनरली जो फ्रेशली एक्सपोज्ड फेस होते हैं, मतलब अभी भी फेस निकला ब्लास्टिंग करने के बाद, वहां पे हम लोग सैंपलिंग करते हैं। इससे हमारा क्वालिटी का एनालिसिस हो पाता है कि हमारा फेस सही चल रहा है कि नहीं, सही टाइप का कोयला हम निकाल पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, इसके लिए हम लोग चीजल और हैमर का इस्तेमाल करते हैं। चीजल का मतलब होता है चाइनी, और हैमर का मतलब होता है हथौड़ा, मतलब चाइनी और हथौड़ा का इस्तेमाल करके हम लोग इसका सैंपलिंग करते हैं। ठीक है, चाइनी हथौड़ा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो चलो गूगल मार के दिखाई देते हैं। ठीक है, देखो, चीज़ल आपका कुछ इस टाइप का होता है, ये सब आप देखे ही होंगे यार कहीं ना कहीं, इस टाइप का होता है, अलग अलग टाइप का चौड़ा चौड़ा चीज़ल का हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और हैमर तो भाई दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। साईं किरण रेड्डी लगता है पढ़े हैं। ओके, चलिए कोई बात। तो चीजल का और इसका इस्तेमाल करके हम लोग जनरली आपका चैनल सैंपलिंग करते हैं। तो चैनल सैंपलिंग से रिलेटेड बातें हो गई हमारी पूरी। अब बढ़ते हैं आगे। अब अगला जो सैंपलिंग मेथड है वो क्या बताए थे हम, चिप सैंपलिंग। ठीक है, अगला जो मेथड है हमारा वो है आपका चिप सैंपलिंग। ओके, चलिए। दूसरा मेथड कौन सा था, चिप सैंपलिंग। दूसरा मेथड है हमारा चिप सैंपलिंग। अब ये चिप सैंपलिंग क्या होता है, इसको जनरली हम आउट क्रॉप्स में करते हैं। अब ये आउट क्रॉप के आइटम में गुरु समझाते हैं, समझिएगा। ऐसा है कि हमारा अर्थ का सरफेस है। ठीक है, अर्थ का सरफेस में हम कहीं पे पेड़ लगा दिए और एक आदमी खड़ा कर दिया, तो हमारा अर्थ का सरफेस समझ लीजिए ये हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारा एक मिनरल है जो ब्लू कलर का आपको लाइन दिख रहा है, ये धरती फाड़ के बाहर आया, फिर बाद में धरती में घुस गया। ठीक है, मतलब एक पहाड़ जैसा रूप बना लिया। ठीक, अभी हम यहाँ पे खड़ा है और हम देख रहे हैं, तो हमको सामने दिखाई दे रहा है, अरे देखो जमीन फाड़ के कोयला बाहर आया है, अरे देखो जमीन फाड़ के कोई मिनरल बाहर आया है, तो हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आउटक्रॉप बोलेंगे। ठीक है, अभी कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये जो आपका आउटक्रॉप है इसके ऊपर में मिट्टी जम जाता है, धीरे धीरे सेडिमेंट इसके ऊपर में जमेगा जमेगा जमेगा, और धीरे धीरे ये पहाड़ का रूप ले लेगा। ठीक है, ये पहाड़ का रूप ले लेगा। ठीक है, ऐसे करके पहाड़ का रूप ले लेगा। तो अब अभी भी ये आउटक्रॉप ही है। अब हम क्या करेंगे, अब जब माइनिंग करेंगे तो यहाँ से करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब हम ऊपर से माइनिंग करेंगे ऐसे, लेकिन है तो अभी भी आउटक्रॉप ही, तो इसको हम लोग आउटक्रॉप ही बोलेंगे। तो अब ये जनरली कहाँ है, ये सरफेस में। तो जब कभी भी हम लोग सरफेस में लेना पड़ता है सैंपलिंग, या आउटक्रॉप में हम लोग लेते हैं, ऐसे सैंपलिंग को हम चिप सैंपलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे सैंपलिंग को हम लोग चिप सैंपलिंग कहते हैं। इसमें भी हम लोग सेम चीज का इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी हम लोग चीजल का इस्तेमाल करेंगे, इसमें भी हम लोग हैमर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और जमीन में जहां मन तहां फोड़ फाड़ करेंगे, बट इसका कोई सेप साइज नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं, इसको हम लोग प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या चीज है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, अब इसको समझाने के लिए आपको हमको दो चार चीज समझाना पड़ेगा, जो कभी न कभी आपको दिक्कत करेगा, इसीलिए समझिए। एक्सप्लोरेशन, प्रोस्पेक्टिंग,
एक्सट्रैक्शन और एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन। ये चारों टर्म का मतलब आप जरूर समझ लीजिए, क्योंकि आपको जिंदगी में बहुत काम आने वाला है। एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसा है कि आप किसी नए जगह पे गए। अब नए जगह पे आप किसी जूलॉजिकल चीजों को ऐसे देखें, मान के चलिए एक चट्टान आपको ऐसा मिला, इसके बाद उसके बाजू में से एक चट्टान मिला, फिर उसके बाजू में एक चट्टान मिला, और आपको शक है कि यार मान के चलिए फेलाइट नाम का एक चट्टान होता है। आपको शक है कि जहां पे फेलाइट चट्टान होता है, क्योंकि आपने प्रीवियस रिकॉर्ड में ऐसा देखा है कि जहां जहां पे फेलाइट चट्टान होता है वहां पे बॉक्साइट नाम का ओर मिलता है। ऐसा आप कहीं ना कहीं पुराने रिकॉर्ड में देखें। तो इस बेसिस पे आप क्या करेंगे, इस बेसिस पे आपको शक होगा कि भैया यहाँ पे कहीं ना कहीं बॉक्साइट का मात्रा होगा, कहीं ना कहीं बॉक्साइट का मात्रा यहाँ पे होगा। ठीक है, ओके। तो इसको आप क्या बोलोगे कि ये एक्सप्लोरेशन है। एक्सप्लोरेशन में आप क्या करते हो समझो। अब आप क्या करोगे, आप आपको शक तो है, तो आप क्या करोगे, आप इस जगह पे जाओगे और जाने के बाद सैंपलिंग करोगे। जाने के बाद क्या करोगे, आप सैंपलिंग करोगे, मतलब अलग अलग जगह से कुछ कुछ पत्थर उठाओगे, है ना। अलग अलग जगह पे आप बोरहोल कर सकते हो, है ना। बोरहोल करने के बाद उसका रॉक कलेक्ट करोगे, और कलेक्ट करने के बाद देखोगे यस या नो। क्या देखोगे, यस या नो, मतलब कि क्या वहां पे जो मिनरल आप खोज रहे हैं वो है या नहीं है, क्या वो मिनरल वहां पे है या नहीं है। इसको बोलते हैं एक्सप्लोरेशन। इसको क्या बोलते हैं, इसको एक्सप्लोरेशन बोलते हैं। प्रोस्पेक्टिंग क्या चीज होता है समझते हैं। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है कि आप यहाँ पे, आपको पता है कि यहाँ पे मिनरल है, आपने वहां का स्टडी किया, जूलॉजिस्ट गया, जांच किया, देखा कि हाँ वहां पे ऐसे प्रूफ मिल रहे हैं, प्रमाण मिल रहा है कि यहाँ पे ये मिनरल हो सकता है। तो आप क्या करोगे, आप वहां पे हाई लेवल पे प्रोस्पेक्टिंग करोगे। आपको प्रोस्पेक्टिंग का लाइसेंस लेना पड़ता है, और लाइसेंस लेने के बाद फिर वहां पे आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। मतलब आप बहुत ज्यादा होल करते हैं, बोर होल करेंगे बहुत ज्यादा जगह पे, आप कोई पत्थर का बहुत ज्यादा सैंपलिंग करोगे, मतलब लार्ज क्वांटिटी में ऐसा सैंपलिंग करोगे। और आप क्या पता लगाओगे, आप पता लगाओगे हाउ मच। आप क्या पता लगाओगे, हाउ मच। प्रोस्पेक्टिंग में क्या होता है, प्रोस्पेक्टिंग में हाउ मच होता है। एक्सप्लोरेशन में क्या होता है, एक्सप्लोरेशन में यस या नो होता है, यस या नो होता है। ठीक है, मतलब अगर मिनरल है या नहीं है ये पता लगा रहे हो तो उसका एक्सप्लोरेशन बोलेंगे। कितना मात्रा में मिनरल पाया जा रहा है इसको प्रोस्पेक्टिंग बोलोगे। इसके बाद होता है एक्सट्रैक्शन, कि आपने पता कर लिया कि यहाँ पे 100 मिलियन टन का और रिजर्व छिपा हुआ है। तो अब आप क्या करते हैं, आप उसको अलग अलग मेथड से एक्सट्रैक्ट करते हो और एक्सट्रैक्ट करके निकालते हो। जैसे ओपन कास्ट मेथड से आप निकाल रहे हो, या अंडरग्राउंड मेथड से निकाल रहे हो, अंडरग्राउंड में बोर्ड एंड पिलर मेथड से निकाल रहे हो, ओपन कास्ट कर रहे हो तो आप ड्रॉप कट लगा लगा के निकाल रहे हो। तो ये सब तरीका आप इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर आप सोवेल और डंपर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर रहे हो, ड्रॉप कट लगा रहे हो और आप इस्तेमाल करके चला। तो ये एक्सट्रैक्शन हो गया। इसके बाद होता है एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या होता है समझिएगा। आप इस मिनरल को निकाल लिए, ठीक है। आपने क्या किया, आपने, जैसे कोयला है, कोयला आपने धरती फाड़ के बाहर से निकाला, मतलब ओपन कास्ट चलाए चाहे अंडरग्राउंड चलाए, आप कोयला निकाले। अब इस कोयला में बहुत सारे इम्प्योरिटीज होंगे, बहुत सारे इम्प्योरिटीज होंगे, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे रॉक्स होंगे, बहुत सारे ओवरबर्डन होंगे, बहुत सारे सॉइल मिक्स होंगे। तो अब इस कोयला को आप क्या करोगे, आप इस कोयला को प्रोसेसिंग करोगे। क्या करोगे, प्रोसेसिंग। स्पेलिंग तो मेरा थोड़ा, स्पेलिंग छोड़िए, गोली मारिए, समझिए कॉन्सेप्ट को, जज्बात को समझिएगा, भावनाओं को समझिएगा, है ना। शब्दों में क्या रखा है। तो कोयला को आप प्रोसेसिंग में डालें। जनरली हम क्या करते हैं, वाशरी में ले जाते हैं, जिग वाशर के थ्रू इसको वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद हमारा अच्छा क्वालिटी का कोयला निकलता है, नहाया धोया कोयला, मतलब गुड क्वालिटी कोयला। इसके बाद आप क्या करते हो, इस गुड क्वालिटी के कोयला को मार्केट में बेचते हो सर, मार्केट में आप बेचते हो, ठीक है। तो अब ये जो प्रोसेस है, मतलब कोयला निकालने के बाद से, निकालने के बाद उसका जो प्रोसेसिंग किए, उसके बाद उसको अलग अलग रेट दे के मार्केट में बेचे, दैट इज नॉन एज एक्सप्लॉइटेशन। दैट इज नॉन एज एक्सप्लॉइटेशन, मतलब कोयला बेचना। कोयला, कोयला को क्या करना, पहले प्रोसेसिंग करना, ठीक है। प्रोसेसिंग करना प्लस उसको बेचना, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लॉइटेशन। दैट इज कॉल्ड एक्सप्लॉइटेशन। चलिए ये चार बातें आपको समझ में आई, यस या नो बता दीजिएगा। प्लीज ऐड इंग्लिश वर्ड। अच्छा अच्छा, शिवा रेड्डी, ओके, समझ रहा हूँ। ओके, ठीक है, कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई। चलिए ये सब बातें आपको समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम पढ़ा रहे थे आपको सैम्पलिंग, उसमें हम आपको पढ़ा रहे थे चिप सैम्पलिंग। ठीक है, चिप सैम्पलिंग में हमने बताया कि प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन,
प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में दोनों आता है, एक्सप्लोरेशन भी आता है और आपका प्रोस्पेक्टिंग भी आता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग और एक्सप्लोरेशन ये दोनों अलग अलग तांबे के सिक्के हैं जो कि अलग अलग देश में चलते हैं। तो बिल्कुल वही है भैया, अलग अलग चीज है ये दोनों, प्रोस्पेक्टिंग और एक्सप्लोरेशन। तो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन मतलब कोयला पता लगा रहे हैं या कोई मिनरल पता लगा रहे हैं, कितना मात्रा में है सब पता लगा रहे हैं, तो इसको वो बोलो। तो चिप सैंपलिंग कब इस्तेमाल होता है? चिप सैंपलिंग प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में यूज होता है, या फिर ऑप्शन में देगा एक्सप्लोरेशन में इस्तेमाल होता है, या तो ऑप्शन में देगा प्रोस्पेक्टिंग में इस्तेमाल होता है, या तो ऑप्शन में देगा बोथ में इस्तेमाल होता है। तो भैया बोथ टिक मारिएगा, ठीक है। चल, तो आपको समझ में आ गया। चिप सैंपलिंग में आप क्या करते हैं, कहीं कहीं से बोर होल भी कर सकते हैं, कहीं कहीं का पत्थर ऐसे उठा सकते हैं और उठाने के बाद उसको सैंपलिंग करते हैं, तो वो आपका चिप सैंपलिंग कहलाता है। चलिए आप बढ़ते हैं आगे। ओह या, अब आता है बल्क सैंपलिंग। बल्क सैंपलिंग, अब ये क्या चीज़ है इसको समझते हैं। मान के चलिए ऐसा है, ये हमारा सरफेस है, सरफेस में हम पेड़ लगा दिए, आप लोग भी लगाए कीजिए पेड़, और ये आदमी खड़ा कर दिए ताकि पेड़ का रक्षा कर सके, ठीक है। अब इस सरफेस के नीचे में जो और बॉडी है, यानी कि जो मिनरल हमारा कुछ इस टाइप का, यहाँ मिनरल है, फिर यहाँ मिनरल है, यहाँ मिनरल है, फिर यहाँ मिनरल है, फिर ऐसे थोड़ा सा मिनरल है, फिर लेयर गया मिनरल का, फिर हमारा मिनरल कुछ ऐसा है। तो आप इसको देख रहे हो, अगर आप बोरहोल करके अलग अलग जगह पे देख रहे हो, यहाँ पे बोरहोल किए, यहाँ पे बोरहोल किए, यहाँ पे बोरहोल किए, फिर यहाँ पे बोरहोल किए, कहीं पे मिला बोरहोल पे, कहीं पे मिनरल नहीं मिला, कहीं पे मिनरल पहले मिल गया, कहीं पे मिनरल बाद में मिल गया। तो आप इसका मतलब क्या समझ रहे हो? आप ये समझ रहे हो कि यार बहुत इरेगुलर टाइप का मिनरल डिपॉजिट है। जो आपका मिनरल का डिपॉजिट है, या फिर जो हम ओर बॉडी बोलेंगे, बहुत ही ज्यादा इरेगुलर टाइप का है, ठीक है। अलग अलग डेप्थ में अलग अलग मोटाई है, कहीं अलग शेप है, कहीं कुछ है। तो हमको बल्क सैंपलिंग करना पड़ेगा, मतलब लार्ग क्वांटिटी में हमको सैंपलिंग करना पड़ेगा। एक तो हमने एग्जाम्पल दिखाया बोरहोल वाला। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपका सरफेस में ही मिनरल पाया गया हो, ठीक है, हमारा सरफेस में मिनरल पाया गया हो, लेकिन इसको उठाना तो पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सैंपल हमको लेना पड़ेगा हर जगह से। ये मान के चलिए गुड क्वालिटी का है, ये हमारा पुअर क्वालिटी का है, फिर ये वाला जो और बॉडी है वो हमारा एवरेज क्वालिटी का है, फिर हमारा जो और बॉडी है वो गुड क्वालिटी का है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी इरेगुलरिटी देख रहे हैं, वेरिएशन देख रहे हैं। तो इस केस में भी हमको बहुत ज्यादा सैंपलिंग करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे ऐसे केस में, हम एक यहाँ से उठा लेंगे सैंपल, सैंपल नंबर 1, फिर सैंपल नंबर 2 यहाँ से उठा लेंगे, फिर सैंपल नंबर 3 यहाँ से उठाए, फिर यहाँ से उठाए सैंपल नंबर 4, फिर यहाँ से उठाए सैंपल नंबर 5, फिर बीच से उठाए सैंपल नंबर 6, फिर यहाँ से उठाए सैंपल नंबर 7। ऐसा कर करके सैंपलिंग करेंगे। ऐसे सैंपलिंग को आप बोलते हो बल्क सैंपलिंग। तो बल्क सैंपलिंग कहाँ किया जाता है बच्चों? तो इरेगुलर बॉडी में किया जाता है, इरेगुलर मिनरल डिपॉजिट में किया जाता है, इरेगुलर टाइप के और बॉडी में किया जाता है बल्क सैंपलिंग। अंडरग्राउंड में होगा कि ओपन कास्ट में होगा, दोनों जगह हो सकता है, दोनों जगह हो सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं बल्क सैंपलिंग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? बल्क सैंपलिंग इसको बोलते हैं, ठीक। चल, अब एक समझते हैं, यह है ग्रैब सैंपलिंग। ग्रैब सैंपलिंग, अब ये क्या चीज है समझते हैं। देखिए, आप कभी ना कभी ऐसा सुने होंगे, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। स्पेलिंग पे छोड़िए, जज्बात समझिए। ग्रैब द अपॉर्चुनिटी तो मतलब है भैया अपॉर्चुनिटी को पकड़ लो, अपॉर्चुनिटी को छोड़ो मत, अपॉर्चुनिटी को पकड़ लो। ग्रैब सैंपलिंग क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए ऐसा है कि आपका ये फेस है, ठीक है, फेस में आप खड़े हो, ठीक। तो आपका जो फेस के आगे का जो हिस्सा है, ये सभी जगह पे यूनिफॉर्म और गुड क्वालिटी का मिनरल भरा हुआ है, गुड क्वालिटी का मिनरल भरा हुआ है या और भरा हुआ है। हमको पता है कि आगे पूरा यूनिफॉर्म है, मतलब अगर कहीं से भी हम एक जगह से थोड़ा सा पत्थर तोड़ के ले जाएं और हम सैंपलिंग करें, तो ऊपर का, नीचे का, दाएं का, बाएं का, आगे का, पीछे का, सब जगह का सैंपलिंग एक ही जैसा होगा। मतलब एक ही जैसा सब जगह है ना। एक ही जगह, सब जगह, ये सब जगह एक ही जैसा हमारा मिनरल मिल रहा है, सब जगह एक ही क्वालिटी का मिनरल मिल रहा है। तो हम कहीं से भी एक जगह से तोड़ के ले जाएंगे। तो ग्रैब सैंपलिंग मतलब होता है ग्रैब, यानी कि तोड़ लेना, पत्थर पत्थर जैसा तोड़ के ले जाएंगे उसको, और ले जाके आराम से उसको सैंपलिंग करेंगे। इसको बोलते हैं आपका ग्रैब सैंपलिंग, ठीक है। ये जनरली कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? ये जनरली स्टॉप में इस्तेमाल किया जाता है। स्टॉप्स का मतलब क्या होता है? मेटल माइंस में, ठीक है। मेटल माइंस में जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि देखो ऐसा है कि हमको पहले से पता है, जब हम स्टॉप चला रहे थे तो स्टॉप चलाने से पहले जो हम प्रोसेसिंग किए थे, है ना, तो उसमें हमको पहले से ही पता है कि स्टॉप में किस टाइप के
ओर बॉडी है, लेकिन फिर से हम लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं बीच से उठा लेते हैं स्टॉप से, ठीक है। तो ये हम लोग जनरली करते हैं, ब्लास्टिंग के बाद जनरली करते हैं, आफ्टर ब्लास्टिंग करते हैं, ठीक है। ब्लास्टिंग के बाद हम लोग थोड़ा सा पत्थर उठा के ले जाएंगे, ग्रैब सैंपलिंग यही हो जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं आगे। अब जो हमको आपको पांचवा लिखे थे वो क्या है, बोर होल सैंपलिंग। देखो बोर होल सैंपलिंग कोई अलग से टाइप नहीं है भाई। अगर हम कोई सैंपलिंग करने के लिए बोर होल का इस्तेमाल करते हैं तो उसको बोर होल सैंपलिंग कहते हैं। बोर होल सैंपलिंग में हम क्या करते हैं, ये हमारा सरफेस है, ठीक है। सरफेस से हमने एक बोर होल किया, बोर होल में हमने कोर बैरल का इस्तेमाल किया। कोर बैरल क्या होते हैं, कोर बैरल खोखला सिलेंडर होते हैं। जब ये धरती के नीचे जाता है तो इस सिलेंडर के अंदर में जो रॉक है वो पूरी तरह से फिल हो जाता है, भर जाता है, ठीक है। इसके बाद नीचे से लॉक करने का रहता है आपका, उसमें लॉक, इसको लॉक कर देंगे और फिर हम आप बाहर निकाल के इस सैंपल का एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कोर बैरल। क्या बोलते हैं इसको, कोर बैरल। इसका भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। बोरहल सैंपलिंग का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लोरेटरी वर्क के लिए करते हैं, एक्सप्लोरेशन के लिए करते हैं, एक्सप्लोरेशन के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। चल, इसमें हम लोग डायमंड ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं, डायमंड ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। ये सब पॉइंट को नोट करते जाइएगा, है ना। डायमंड ड्रिल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जब कभी भी हम लोग को बोरहोल सैंपलिंग करना पड़ता है तो, ठीक है। इसके बाद हमारा जो कोर बैरल का साइज होता है, ठीक है, कोर्स जो कलेक्ट करते हैं हम, कोर्स जो कलेक्ट करते हैं, कोर्स कलेक्टेड, ये हमारा होता है 3 मीटर का या फिर 6 मीटर का। जनरली हम लोग इस साइज का कलेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए एक बार बताइएगा, सैंपलिंग क्लियर हुआ आपका? ऑर्डर ऑफ फाइंडिंग मिनरल बताएंगे, बताएंगे, घबराइए नहीं, सब बताएंगे। चलिए, यहाँ तक क्लियर हुआ, एक बार बताइएगा। चलो ठीक है, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं भैया। तो सैंपलिंग में आपने क्या सीखा बच्चों, एक बार मैं रिवीजन करा रहा हूँ, आपको मन है सुनने का चाहे नहीं, फिर भी सुनना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए, सैंपलिंग में मैंने आपको पढ़ाया कि जैसे आप चावल दुकान में जाके चावल लेते हो हाथ में थोड़ा सा और सैंपलिंग कर लेते हो कि हाँ चावल अच्छा क्वालिटी का दे दो 5 किलो। दूध लेने जाते हो, दूध का जांच लैक्टोमीटर से कर सकते हो। मिठाई लेने जाते हो, थोड़ा सा खा के जांच कर सकते हो। तो उसी तरह से सैंपलिंग हम लोग और का करते हैं, थोड़ा सा और से, चाहे टूटा हुआ और हो, चाहे ट्रांसपोर्ट करने वाला और हो, चाहे वैगन हो, चाहे कहीं से भी हो, अगर हम थोड़ा सा उठा के जांच कर लिए तो उसको हम लोग सैंपलिंग बोलेंगे। सैंपलिंग दो टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सीम लेयर और बॉडी थिकनेस। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, पैटर्न सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग ऑयल फील्ड में करते हैं और पैटर्न सैंपलिंग आपका कोल या मेटेलिफेरस माइंस में करते हैं। पर्पज लोकेशन के हिसाब से सैंपलिंग को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें चैनल सैंपलिंग को ग्रुप सैंपलिंग भी कहते हैं, चिप सैंपलिंग, ग्रैब सैंपलिंग और बल्क सैंपलिंग। बोरहोल सैंपलिंग तो बोरहोल करते हैं उसी को कहते हैं। चैनल सैंपलिंग हम लोग अंडरग्राउंड माइंस में करते हैं, जो सेडिमेंट कंटेंट करने वाले सरफेस होते हैं उससे हम लोग जनरली करते हैं। हाई वॉल या फुटवॉल, अगर मेटल साइड मेटल में है तो हाई वॉल फुटवॉल में हम लोग सैंपलिंग करते हैं, और अगर कोल में है तो फ्लोर से, पिलर से, रूप से, कहीं से भी हम लोग ग्रुप निकाल लेते हैं, इसलिए इसको ग्रुप सैंपलिंग भी करते हैं। जनरली जो फ्रेशली एक्सपोज फेस होता है, अभी अभी फेस हम ब्लास्ट करके निकाले हैं या फेस चला के निकाले हैं, उस पर हम लोग करते हैं। चीजल हैमर का इस्तेमाल करते हैं, 5 सेंटीमीटर चौड़ा हम लोग ग्रुप काटते हैं और 3 मीटर 3 सेंटीमीटर सॉरी डेप्थ का हम लोग ये करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है चिप सैंपलिंग। चिप सैंपलिंग हम लोग जनरली आउटक्रॉप में करते हैं, जो धरती फाड़ के मिनरल बाहर आ गया उसको हम लोग आउटक्रॉप बोलते हैं। चीजल और हैमर के हेल्प से हम लोग करते हैं। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए करते हैं, जिसमें एक्सप्लोरेशन और प्रोस्पेक्टिंग दोनों आता है। एक्सप्लोरेशन क्या होता है, प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, एक्सट्रैक्शन क्या होता है, एक्सप्लोटेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया। एक्सप्लोरेशन मतलब पता लगाना मिनरल है या नहीं, प्रोस्पेक्टिंग मतलब पता लगाना मिनरल कितना है, एक्सट्रैक्शन मतलब उसको निकालने का जो तरीका है, जो एक्सट्रैक्ट करते हो, और एक्सप्लोटेशन का मतलब कोयला का प्रोसेसिंग करना और उसको बेचना, एक्सप्लोटेशन कहलाता है। इसके बाद हम आते हैं बल्क सैंपलिंग में। तो चिप सैंपलिंग हमने ये बता रहा था, चिप सैंपलिंग में सॉरी चिप सैंपलिंग बता रहा था ना इसके बाद, ठीक है। चिप सैंपलिंग तो बता दिए थे। अब बल्क सैंपलिंग, बल्क सैंपलिंग जब इरेगुलरिटी बहुत ज्यादा आ जाता है, मिनरल डिपॉजिट या और बॉडी इरेगुलर रहता है, चाहे अंडरग्राउंड हो चाहे ओपन कास्ट हो, तो लार्ज क्वांटिटी में हमको सैंपल लेना पड़ता है, उसी को हम लोग बल्क सैंपलिंग कहते हैं। इसके बाद आता है ग्रैब सैंपलिंग, जब अच्छा क्वालिटी का हो या जब हम स्टॉप में सैंपलिंग ले रहे हो, क्योंकि स्टॉप में हम पहले से सैंपलिंग ले चुके होते हैं, स्टॉप के बारे में हमको ऑलरेडी आइडिया होता है, फिर भी हम उसका क्वालिटी चेक करने के लिए आफ्टर ब्लास्टिंग कुछ पत्थर को उठा के ले जाते हैं, उसका क्वालिटी जांच करते हैं। ऐसे सैंपलिंग को ग्रैब सैंपलिंग कहते हैं। जो आपका बोरहोल सैंपलिंग है, बोरहोल सैंपलिंग इज नॉट एनी मेथड, बल्कि बोरहोल करते हैं उसी को बोरहोल सैंपलिंग कह देते हैं। इसमें हम लोग एक्सप्लोरेशन के टाइम में जनरली हम लोग बोरहोल सैंपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो ड्रिल का इस्तेमाल होता है वो डायमंड ड्रिल होता है। इसमें जो कलेक्ट करते हैं, जो हमारा कोर होता है, वो 3 मीटर या 6 मीटर का होता है।
आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो बाद में वीडियो को फिर से देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। फिर भी नहीं आएगा तो मेरा व्हाट्सएप जिंदाबाद है, मैसेज कीजिए, फ़ोन कीजिए, हम आपके लिए हाजिर हैं, ठीक है? चलिए, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा बाबू, ठीक। अब आपको लग रहा होगा कि हम सैंपलिंग पूरा अच्छे से पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं, ठीक है? ऐसा नहीं। अब हम आपको जो बताएँगे वो आपको बस सुनना है, थोड़ा-सा साँस लेना है लंबा और उसके बाद उसको थोड़ा ध्यान से सुनना है, ठीक है? अभी देखिए ऐसा है कि आप कभी-कभी कोई किताब अलग-अलग पढ़ोगे ना तो आप कन्फ्यूज़ कैसे होगे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, मास्टर भी कभी विद्यार्थी था, इसीलिए मास्टर को पता है कि कहाँ आपको कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है? अगर आप सिचुएशन वाला पढ़ोगे ना, ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन, प्रोस्पेक्टिंग इज़ ऑफ 4 टाइप, मतलब ये सैंपलिंग इज़ ऑफ 4 टाइप, प्रोस्पेक्टिंग सैंपलिंग, है ना? डेवलपमेंट सैंपलिंग, ठीक है? इसके बाद आप पढ़ोगे स्टॉपिंग सैंपलिंग, है ना? इसके बाद आप पढ़ोगे मार्केटिंग सैंपलिंग। तो देखो ऐसा है कि जब आप प्रोस्पेक्टिंग के लिए कर रहे हो सैंपलिंग तो उसका नाम आप दे सकते हो कि ये प्रोस्पेक्टिंग सैंपलिंग है। जब आप डेवलपमेंट कर रहे हो उस टाइम अगर सैंपलिंग ले रहे हो तो उसको डेवलपमेंट सैंपलिंग बोल दो। जब आप स्टॉपिंग कर रहे हो, स्टॉपिंग का मतलब होता है कि मेटल मेटल फ्रेश माइंस में जब आप पढ़ेंगे तो स्टॉपिंग मतलब डिप्लेयरिंग समझ सकते हैं आप, ठीक है? तो उसको आप स्टॉपिंग बोल दोगे, स्टॉपिंग सैंपलिंग। अगर मार्केटिंग करने के लिए आप कर रहे हो तो मार्केटिंग कर दोगे, मार्केटिंग वाला को ट्रांसपोर्ट सैंपलिंग भी कहते हैं, ठीक है ना? ये सब आपका इसी में आता है, ठीक है? तो इसका अलग से कोई टाइप नहीं है, बस उसका नाम दे दिए हैं। हम बोल देंगे प्रोस्पेक्टिंग सैंपलिंग क्या होता है, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। प्रोस्पेक्टिंग आपको पता है तो आप बता सकते हो, ठीक है? इसके बाद कभी-कभी क्या होता है, कभी-कभी आप सुने होंगे वैगन सैंपलिंग, ठीक है? वैगन सैंपलिंग, है ना? या आप कभी सुनोगे कन्वेयर सैंपलिंग, ठीक है? तो ये सब आपको समझना ही नहीं है, बस नाम में ही इसका आंसर ट्रक सैंपलिंग। तो ऐसा है कि जब आप ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं ना या मार्केटिंग कर रहे होते हैं, यानी कि जब आप मार्केटिंग करते हो या ट्रांसपोर्ट करते हो कोई और का, तो उस जैसे वैगन रेलवे का 50 वैगन लगा हुआ है, उसमें से रैंडम आप 2-4 वैगन को ऐसे उठा के सैंपलिंग करते हो तो उसको बोलते हैं वैगन सैंपलिंग। कन्वेयर से बेल्ट से उठा के सैंपलिंग कर रहे हो तो कन्वेयर सैंपलिंग। ट्रक से उठा के सैंपलिंग कर रहे हो तो ट्रक सैंपलिंग। बस यही है यार, नाम में ही आंसर है, ठीक है? नाम में ही आंसर है। तो आपको एकदम घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है? कभी-कभी आप सुनोगे नॉन सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, रैंडम सैंपलिंग। कभी आप सुनोगे रेगुलर सैंपलिंग, ठीक है? रेगुलर सैंपलिंग या सिस्टमैटिक सैंपलिंग। देखो ऐसा है कि ये सब कोई सैंपलिंग मेथड है ही नहीं, बस इसका नाम को आप पढ़ो, नॉन सिस्टमैटिक रैंडम। मतलब मान के चलिए ऐसा है कि किसी माइंस में अचानक से एजेंट आ गया, ठीक है? मतलब मैनेजर के जो ऊपर होता है एजेंट ऑनर आ गया। अब आने के बाद उसको क्वालिटी चेक करना है, तो क्या करेगा, वो कहीं से भी उठाएगा थोड़ा-सा सैंपल और उठा के उसका जाँच के लिए भेज देगा और पता करेगा कि भाई सही है कि नहीं। तो उसको क्रॉस चेक करने के लिए करता है, वो क्या करता है, क्रॉस चेक करने के लिए रैंडम सैंपलिंग करता है। ये नॉन सिस्टमैटिक होता है, कभी-कभार भी हो सकता है। और सिस्टमैटिक क्या होता है, हम सैंपलिंग का ना कुछ नियम बना देते हैं। हम कहते हैं कि भैया 15 दिन में आपको सैंपलिंग करना है, ठीक है? अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो, अगर आप डिप्लरिंग कर रहे हो तो 7 दिन में सैंपलिंग करना है। तो ये सब जो हमने बना दिया है, ये सिस्टमैटिक सैंपलिंग है। मतलब आप रेगुलरली आप उतना 15-15 दिन में सैंपलिंग करते जाओगे या 7-7 दिन में सैंपलिंग करते जाओगे, ठीक है? तो यही सब चीज़ है, जो आपको अलग-अलग किताबों में पढ़ोगे तो आप माथा नोचोगे। इसीलिए आप ये सब चीज़ों को अभी से समझ लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? चलो भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है? ओके। अब आप 2-4 गो और वर्ड देखोगे कभी किताब में, आप देखोगे रॉक ड्रिल सैंपलिंग। तो जब आप रॉक वाला ड्रिल कर रहे हो, कहीं रॉक यानी पत्थर को ड्रिल कर रहे हो, तो आप रॉक ड्रिल सैंपलिंग कह सकते हो उसको, ठीक है? आप कभी अगर कोर ड्रिल कर रहे हो, मतलब कोर को कलेक्ट करने के लिए आप ड्रिल कर रहे हो, तो उसको कोर ड्रिल सैंपलिंग कह सकते हो। कभी आप रेडियोमेट्रिक सैंपलिंग भी सुनोगे, रेडियोमेट्रिक सैंपलिंग। तो कभी आप रेडियोमेट्रिक जो मटेरियल होता है ना, रेडियोमेट्रिक जैसे यूरेनियम हो गया, ठीक है? जैसे थोरियम हो गया, ठीक है? तो ये सब वाला जो एलिमेंट होता है, ये सब एलिमेंट में जब आप सैंपलिंग करते हो तो इसको रेडियोमेट्रिक सैंपलिंग बोलते हो, सिंपल। रेडियोमेट्रिक मटेरियल है तो उसमें रेडियोमेट्रिक है, पत्थर में कर रहे हैं तो रॉक ड्रिल है, कोर कलेक्ट कर रहे हैं पत्थर का तो कोर ड्रिल है। बस ऐसे नाम में गन भाई, जो भी है सिर्फ नाम में है, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से आपको 50 चीज पढ़ना है, ठीक है? चलिए भैया, यहाँ तक आपका हो गया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है?
अब बढ़ते हैं आगे। अब 2-4 गो टर्म हम लिखेंगे, थोड़ा सांस लीजिएगा, लंबा सांस। अब बोलिएगा हम कर लेंगे, ठीक है? हम आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हार्ड नहीं है, आसान है, ठीक। टर्म साल्टिंग, इसका ना क्वेश्चन पूछा एक दो बार एग्जाम में, और लड़का लोग गोबर करके आया इसमें, ठीक है। टर्म साल्टिंग का मतलब क्या होता है ये पूछा था कि भाई साल्टिंग का मतलब क्या होता है। ऑप्शन दिया हुआ था, टू ऐड इम्प्यूरिटीज, टू ऐड साल्ट, टू ऐड, चलो हम इसको कंफ्यूजिंग करते हैं, बोथ, और डी है नन। बताइए, अब तुक्का मारिए, चलिए आप तुक्का मारिए कि साल्टिंग का मतलब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। इम्प्यूरिटी ऐड करना, नमक ऐड करना, बोथ या नन, ठीक है? बताइएगा इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आप आंसर दीजिए, फिर हम बताते हैं इसका आंसर। ये बता रहे हैं, चलिए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके हिसाब से आंसर। बिल्कुल ए वाला बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, और 90% बच्चे यही टिक मारेंगे और गलत करके आएंगे। टू ऐड साल्ट, अब आप बोलोगे खाना थोड़ी बना रहे हैं सर कि नमक डालेंगे, ये क्यों, मतलब थोड़ी है भाई, मिनरल में कहाँ से नमक डालेंगे। देखिए ऐसा है कि जब आप प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं ना, प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं ना, जैसे सिल्वर, जैसे गोल्ड, ठीक है ना, ये सब जो होता है ना, ये बहुत प्रीशियस मेटल्स होते हैं, और इसमें आपको हार्डनेस डालने के लिए कुछ ना कुछ तो डालना ही पड़ता है। तो जब इसको हार्डनेस डालना पड़ता है ना, तो आप साल्ट ऐड करते हैं, नमक डालते हैं गुरु। बिल्कुल सही सुना आपने, नमक डालते हैं सिल्वर में और गोल्ड में, गर्म करके पूरा पिघला देते हैं और नमक डालते हैं, इससे एक मजबूती मिलता है। आप सुने होंगे कि 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है ना, इसका ज्वेलरी नहीं बनाया जा सकता है। ज्वेलरी का भी स्पेलिंग गलत लिख रहा है यार, क्या हो गया मेरे को। इसका ज्वेलरी नहीं बना सकते हैं। बोलता है कि दुकान वाला जाइएगा, बोलेगा 22 कैरेट का ज्वेलरी बन सकता है, 20 कैरेट का बन सकता है, 18 कैरेट का बन सकता है, ठीक है ना। तो 24 कैरेट का नहीं बन पाता, ऐसा बोलता है कि 24 कैरेट का आप कॉइन बनवा लो, 24 कैरेट का आप कुछ ऐसा लॉकेट जैसा बनाना है तो सिंपल बनाओ, उसमें ज्यादा डिजाइन मत डालो, ऐसा आपको इंस्ट्रक्शन देगा। कारण यह है क्योंकि उसमें उतना हार्डनेस नहीं है। हार्डनेस के लिए अब क्या करेगा, साल्ट ऐड करेगा। साल्ट ऐड करेगा ना भैया, तो 24 कैरेट से वो आपका 22 कैरेट हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा। फिर आप उसको जो मर्जी शेप दीजिए, और थोड़ा देर बाद वो हार्ड हो जाएगा, फिर आप उसको मस्त गर्दन में लटका के घूमिए, ताकि चैन छीनने वाला लेके भाग जाए, ठीक है। तो टर्म साल्टिंग का मतलब क्या होता है, नमक ऐड करना। ये छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ देगा ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है। इसीलिए कॉन्सेप्ट पे एकदम ध्यान देना है बाबू, ठीक है। काहे कि जब टाइम खराब चलेगा ना, ऊँट का गर्दन में लटक के भी जाओगे ना, तो कुकुर उछल के काट लेगा, समझे। अब कहाँ काटेगा, पैर में नहीं, गर्दन में काट लेगा। तो किस्मत किस्मत का बात है, इसीलिए किस्मत पे भरोसा मत रखिए, ठीक है। अब अगला टर्म है असेइंग, असेइंग, असेइंग टर्म है, असेइंग, ठीक है। तो देखिए ऐसा है कि हमने कोई और बॉडी से क्या किया, हमने थोड़ा सा और कलेक्ट किया, ठीक है। हमने क्या किया, कोई और बॉडी से और कलेक्ट किया, ठीक। अब और कलेक्ट करने के बाद अब हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि भैया इसमें मेटल कंटेंट, या हम लोग को जो मिनरल चाहिए, वो मिनरल कंटेंट कितना है, वो मिनरल कंटेंट कितना है, ये हम देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं भैया, लैब में ले जाकर देख रहे हैं, लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में ले जाकर देख रहे हैं, लैब में ले जाकर देख रहे हैं। इसी को बोलते हैं असेइंग। इसको क्या बोलते हैं, असेइंग बोलते हैं। असेइंग का मतलब होता है कि जब आप सैंपल लिए कहीं से, तो सैंपल ले जाने के बाद उसमें मेटल कंटेंट चेक कर रहे हैं या मिनरल कंटेंट चेक कर रहे हैं, दैट इज नॉन एज असेइंग, दैट इज नॉन एज असेइंग, ठीक है। असेइंग इसको बोलते हैं, ठीक है। अब एक टर्म आता है असे वैल्यू, असे वैल्यू। अब ये असे वैल्यू क्या होता है, देखिए ऐसा है कि जो मेटल कंटेंट निकला, मान के चलिए 25% हम कहते हैं, ठीक है। होता उल्टा है इसका, वो मैं आपको बताता हूँ, अभी ग्रेड पढ़ाता हूँ तो कट ऑफ ग्रेड और ये सब ग्रेड पढ़ा तो बताओ। तो मुझे 25% आपका मिनरल निकला, तो आप क्या बोलोगे, जो 80 वैल्यू है वो 25% है ना, ठीक है। तो 80 वैल्यू का मतलब क्या होता है, 80 वैल्यू का मतलब होता है कि कितना परसेंट मिनरल निकला, ठीक है। कितना परसेंट मिनरल निकला। असेइंग क्या है, असेइंग इज द प्रोसेस भैया, जिससे हम पता करते हैं कि जो हमारा और बॉडी है या और कलेक्ट किया है, उसमें कितना मेटल या मिनरल कंटेंट है। और असेइंग वैल्यू का मतलब क्या होता है, सेव वैल्यू का मतलब कि उसमें हम पता करते हैं कि भैया कितना परसेंट है, कितना परसेंट है वो। इसके बाद एक टर्म होता है असे प्लान, असे प्लान। असे प्लान क्या होता है, असे प्लान में हम क्या करते हैं, असे प्लान में हम लोग अलग अलग सैंपल लेते हैं और अलग अलग सैंपल का एवरेज निकालते हैं, ठीक है।
एवरेज निकालने का हमारा कुछ फॉर्मूला होता है, ठीक है, हमारा कोई ट्रिक होता है, ठीक है। जैसे हम लोग गोल्ड का ले रहे हैं, अगर मान के चलिए गोल्ड का सैंपलिंग ले रहे हैं तो उसका एक अलग फॉर्मूला होगा, कुछ अलग ट्रिक होगा। अगर हम मैग्नीज का निकाल रहे हैं तो उसका अलग ट्रिक होगा। अगर हम आयरन का निकाल रहे हैं तो उसका एक अलग ट्रिक होगा। यही सब ट्रिक फार्मूला और नियमावली को हम क्या बोलते हैं? अस्से प्लान बोलते हैं। अस्से प्लान बोलते हैं, मतलब जो रूल एंड रेगुलेशन सेट किए गए हैं कि अगर आप गोल्ड का असेइंग कर रहे हैं तो उस केस में आपको कौन सा फार्मूला लगाना है, कौन सा ट्रिक यूज करना है, किसको कौन सा मेथड का इस्तेमाल कर, तो ये सब हो गया आपका अस्से प्लान। क्या हो गया गुरु? अस्से प्लान हो गया, ठीक है। चल, यहां तक आपका क्लियर हो गया बाबू? एक बार बता ही दो, एक बार बता ही दो ताकि हम आगे बढ़ें, आगे बढ़ें आज। देखो बच्चा लोग भाग रहा है, ठीक है ना, अनयूजुअल चीज है इसलिए भाग रहा है, बट अनयूजुअल चीज पूछता है इसीलिए थोड़ा सा टिके रहिएगा, है ना। लाइव क्लास में रहिएगा तो मजा आएगा। लाइव क्लास में हमको भी मजा आता है, लेकिन 10-12 बच्चा देख के मजा नहीं आता है। अब 200 बच्चा में 12 को बच्चा आएगा तो कैसा लगेगा? ठीक है, डोंट वरी, आई विल रिवाइज, ठीक है, लास्ट में रिवाइज कर दूंगा। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया? एक बार बताइएगा। चलिए रिवाइज कर देता हूँ, एक बार बोल दिया बच्चा तो कर देता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अभी देखिए, ऐसा हमने बताया द टर्म साल्टिंग। साल्टिंग का मतलब क्या होता है? सॉल्ट ऐड करना। टू ऐड साल्ट इज नॉन एज साल्टिंग, ठीक है। साल्टिंग हम क्यों करते हैं? जनरली जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, सम प्रिसाइज मेटल ऐसे होते हैं जिसमें उतना हार्डनेस नहीं होता है, तो उन हार्डनेस को गेन करने के लिए हमको उसमें साल्ट मिलाना पड़ता है, उसको बोलते हैं टू टर्म साल्टिंग, ठीक है। असहिंग क्या होता है कि जो ओर बॉडी आप कलेक्ट किए हैं, ओर को कलेक्ट किए हैं, उस ओर में कितना मिनरल कंटेंट है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ मेटल और मिनरल कंटेंट, तो उसको अगर निकालने के लिए लैब में ले जाते हैं और जांच करते हैं, उसी को बोलते हैं असहिंग। असहिंग द प्रोसेस ऑफ बेसिकली फाइंडिंग आउट द परसेंटेज ऑफ मेटल और मिनरल कंटेंट इन एन ओर बॉडी और कलेक्टेड इज नॉन एज असहिंग। ओके, चल, अब आते हैं अस्से वैल्यू। अस्से वैल्यू मतलब जो आपने मिनरल कंटेंट निकाला या मेटल कंटेंट निकाला, उसी के परसेंटेज को आप बोलोगे अस्से वैल्यू। अस्से प्लान दैट इज अ रूल्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, रूल्स रेगुलेशन सेट टू अस्से एंड डिफरेंट मेथड्स यूज्ड इज नॉन एज अस्से प्लान। में कुल मिलाकर भैया जो नियम कानून अब बनाया, जो फॉर्मूला तरीका का इस्तेमाल कर रहे हो अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग तरीका, उसी को बोलते हैं अस्से प्लान, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद भी हम आपको नहीं छोड़ेंगे, अभी हम आपको कुछ कुछ चीज़ और पढ़ाएंगे, आपको मन हो चाहे नहीं हो, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ग्रेड, ये क्या है गुरु? ग्रेड। अब ये ग्रेड क्या चीज होता है समझिएगा। जिससे ऐसा है कि हमने एक कोयला निकाला, धरती फाड़ के कोयला निकाला। अब इस कोयला को हम मार्केट में ले गए बेचने के लिए, ठीक है, मार्केट में ले जाके हम सेल कर रहे हैं यानी बेच रहे हैं। तो हमको बोल रहा है कोई आदमी कि यार ये 100 किलो कोयला है, ठीक है, फिलहाल किलो में समझ लो ना, एक बोरा कोयला। जैसे कोयला चोरी करने वाला नहीं होता है, कोयला चोरी करके लेके गया और उसको मार्केट में बेच रहा है, ठीक है। आप में से कोई अगर मेरी बातों को समझोगे तो बताना। काचा कोयला, पोड़ा कोयला, कोई समझ रहे हो मेरी बातों को मैं क्या लिख रहा हूँ? काचा कोयला, पोड़ा कोयला। चलिए बताइएगा यस या नो। समझ रहे हो? चलो बहुत बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्या होता है काचा कोयला? काचा कोयला का मतलब एक तरह से आप ऐसे समझो कि ये क्या है, ये रॉ कोल है। ये क्या है? ये रॉ कोल है। और पोड़ा कोयला को आप ऐसे समझो कि इसको आप क्या किया, आप इसको हीट दिए हो, आप लेटेंट हीट या हीट दिए हो, हीटेड कोल है, ठीक है, हीटेड कोल है ना, या इसको आप जला चुके हो। इसमें से आप क्या किए हैं, इसमें से जो सल्फर कंटेंट है वो आप निकाल चुके हो, सल्फर कंटेंट को आप इसमें से एक्सट्रैक्ट कर चुके हो, ठीक है। तो इसमें सल्फर कंटेंट को जब आप निकाल दोगे तो इसमें कार्बन कंटेंट बढ़ जाता है, ठीक है। कार्बन कंटेंट क्या होता है? कार्बन कंटेंट बढ़ जाता है। तो इसी को बोलते हैं पोड़ा कोयला। तो आप देखिए होगे कि जो कोयला चोरी करने वाला होता है ना, वो कोयला चोरी करके डायरेक्ट नहीं बेचता। अगर डायरेक्ट बेचेगा तो एक बोरा मान के चलिए 50 किलो का बोरा है, है ना, 50 किलो का बोरा है तो उसका मान के चलिए उसको 200 रुपया मिल रहा है, ठीक है। लेकिन यही वाला अगर 50 किलो को पोड़ा कोयला कर दे, मतलब उस 50 किलो को आग लगाए, उसके बाद उसके 4-5 घंटा बाद आग को बुझाए, यानी सल्फर उसमें से निकल जाता है, कार्बन कंटेंट इंक्रीज हो जाता है, तो उस केस में ये जो कोयला है उसका दाम बढ़ जाता है। उसका दाम हो जाएगा मान के चलिए 400 रुपया, ठीक है, डबल दाम हो गया 50 किलो का। तो आप क्या देख रहे हो? अब एक तरह से ये देख रहे हो कि उसके नजर में कि कोयला का ग्रेड बढ़ चुका है, कोयला का ग्रेड बढ़ चुका है, ठीक है। एक एग्जाम्पल ये हो गया।
अब एक दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, समझिएगा। मान के चलिए कि आपने एक्सट्रैक्ट किया कोल, आपने कोल को एक्सट्रैक्ट किया और कोल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप वासरी ले गए और वासरी में कोल को वाश किया, वाश करने के बाद कोल को आप बेच रहे हैं मार्केट में, ठीक है। तो अब जो आपको कोल का दाम मिल रहा है ना, वो मिल रहा है 2500 रुपए पर टन। 2500 पर टन आपको रेट मिल रहा है। यही वाला कोयला आप अगर डायरेक्ट मार्केट में बेच रहे थे ना, तो आपको 1600 रुपया पर टन मिल रहा था। तो आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि 900 रुपया का अंतर आ जा रहा है, ठीक है। आप क्या देख रहे हो कि 900 रुपया का डिफरेंस आ जा रहा है, 900 का डिफरेंस आ जा रहा है, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो आपने ये ग्रेड, ये कोयला निकाला ना, ये मान के चलिए कि लो ग्रेड का कोल है, और ये जो कोयला आपने प्रोसेस करके मार्केट में बेच रहे हैं, ये हाई ग्रेड का कोल है। अब ये लो ग्रेड हाई ग्रेड आखिर होता क्या है, समझिएगा। लो ग्रेड का मतलब जिसका मार्केट में वैल्यू कम हो उसको हम लो ग्रेड कहते हैं, या जिसका दाम कम मिले उसको लो ग्रेड कहते हैं। और हाई ग्रेड मतलब जिसमें हम ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो, ऐसे कोल को, ऐसे मिनरल को, ऐसे ओर को आप हाई ग्रेड ओर कहते हो, ठीक है। अब जो ग्रेड होता है ना, ग्रेड बेसिकली क्या होता है, ग्रेड इज अ वैल्यूएशन। ग्रेड क्या है? ग्रेड आपका वैल्यूएशन ऑफ मिनरल और कोल। मिनरल और कोल, कोई भी चीज का आप वैल्यू लगाते हो उसी को आप ग्रेड बोलते हो। आप बोलते हो कि जो कोयला है, वो कोयला जो है वो आपका मान के चलिए कि स्टील ग्रेड 3 का कोयला है, ठीक है, स्टील ग्रेड 3 का कोयला। तो आपने क्या किया, आपने एक वैल्यूएशन निकाला, सैम्पलिंग करके इसका एक वैल्यू लगाया। तो ग्रेड का मतलब क्या होता है, वैल्यूएशन ऑफ मिनरल। तो डेफिनेशन पूछेगा, वैल्यूएशन ऑफ एनी मिनरल और कोल इज नॉन एज, आपको 4 ऑप्शन देगा, ऐसा ऑप्शन देगा ना कि कंफ्यूज करके रख देगा। मैं आपको क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को चाहो तो नोट कर सकते हो। वैल्यूएशन ऑफ मिनरल और कोल इज नॉन एज, पहला देगा ग्रेड, दूसरा देगा असेइंग, तीसरा देगा साल्टिंग, और चौथा ऑप्शन देगा ए एंड बी। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तुक्का मारिए, कोई बात नहीं, मारिए तुक्का, कभी कभी लग जाएगा, कभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हो जाएगा सही। चलिए, ए बता रहे हैं बहुत सारे बच्चे, चलिए देखते हैं क्या है ए में। ग्रेड, जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ग्रेड इज द सही आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो ग्रेड क्या है, ग्रेड वैल्यूएशन है, मिनरल जो आप निकाले, जो और निकाले उसका वैल्यूएशन है। इसके बाद इसका आप क्लासिफिकेशन करते हैं, अलग अलग ग्रेड में बांटते हैं प्योरिटी के हिसाब से, इसी को बोलते हैं ग्रेड, ठीक है ना। अगर हम बोलेंगे ए परसेंटेज ऑफ ग्रेड, ठीक है, तो इसका मतलब होगा 100 - A%। यहाँ पे ना उल्टा काम करता है, ये चीज आप समझना, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जस्ट अ सेकंड। A% ऑफ ग्रेड का मतलब होता है 100 - A%। अब 100 - A% मतलब यहाँ पे उल्टा काम करता है। अब देखिए मैं बताता हूँ, मैं अगर बोला कि जो आपका ओर है, ठीक है, ये आयरन का ओर है, ठीक है, और ये 25% ऑफ ग्रेड है, 25% ऑफ ग्रेड है, तो इक्वल टू पता क्या हो जाएगा, 100 - 25%, मतलब 75%, ये आपका गैंग पार्टिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गैंग पार्टिकल हो जाएगा, ठीक है। तो 25% ऑफ ग्रेड, मतलब ये ग्रेड 25% है इसका, मतलब 25% इसमें मिनरल है, और 25% ऑफ गैंग का मतलब होता है 25% इसमें गैंग पार्टिकल है, ठीक है। चलिए, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा ग्रेड क्या होता है। अब बढ़ते हैं आगे। अब जो ग्रेड होता है ना, उसको आप डिवाइड कर सकते हो अलग अलग कैटेगरी में, लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है माइनिंग सेक्टर के लिए, वो मैं आपको लिख दे ही रहा हूँ, ठीक है। ओके, सबसे पहले होता है कट ऑफ ग्रेड, इसके बाद होता है ब्रेक इवन, ब्रेक इवन ग्रेड, ठीक है, ब्रेक इवन ग्रेड। इसके बाद जो आपका कट ऑफ ग्रेड है उसको दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। पहले वाले को बोलते हैं आप माइन कट ऑफ ग्रेड, माइन कट ऑफ ग्रेड,
दूसरे वाले को बोलते हो मील कट ऑफ ग्रेड, मील कट ऑफ ग्रेड। बस इतना अगर आप पढ़ लोगे ना तो फिर आपका काम चल जाएगा। अब ये सबसे क्वेश्चन दबा दबा के पूछता है भाई, इतना क्वेश्चन पूछ देगा ना। आप एक काम करो, कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन निकालो, 2-3 बार अगर उसका एग्जाम का क्वेश्चन आप देखोगे ना तो एक बार तो जरूर ये पूछता है, ठीक है। तो ये सब चीज आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ग्रेड तो मैंने समझा दिया, बातें कट ऑफ ग्रेड क्या होता है। तो कट ऑफ ग्रेड का मतलब होता है कि जितना खर्चा में वो प्रॉफिटेबल हो जाए, ठीक है। मान के चलिए ऐसा है कि धरती है, पेड़ है, आदमी है। इसमें हम माइनिंग किए, अंडरग्राउंड माइन चलाया, माइनिंग करने के बाद हमने एक ओर निकाला, ठीक है। इसके बाद उस ओर को हमने सेल किया, ठीक है। सेल करने के बाद हमारा जो प्रॉफिट हुआ, इसमें हमारा कुछ कॉस्ट भी खर्चा बच चुकी है। एक्सट्रैक्शन की, एक्सट्रैक्शन करने में हमको क्या क्या खर्चा हुआ भाई। एक्सट्रैक्शन करने में हमको ब्लास्टिंग का खर्चा हुआ, ठीक है। इसके बाद हमको मशीन का खर्चा हुआ, फिर हम मैन पावर रखें उसका खर्चा हुआ, मतलब जो हमारा टोटल कॉस्ट खर्चा हुआ। तो अगर हम उसमें माइनस कर दे, है ना, जितना में हमने सेल किया माइनस जितना हमारा कॉस्ट था, उसको करने के बाद भी अगर हमारा प्रॉफिट आता है, ठीक है, प्रॉफिट आता है जो कि मिनिमम प्रॉफिट है, ठीक है, जो कि मिनिमम प्रॉफिट है, इसी को हम लोग बोलेंगे कट ऑफ ग्रेड। कट ऑफ ग्रेड बेसिकली क्या है, मिनिमम ग्रेड जिसमें उसको हम बेच सकते हो और वो खरीदे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक कोयला निकाला और कोयला निकाल के मार्केट में ले जाए बेचने के लिए, ठीक है। बेचने के बाद मार्केट में बेचने ले गए, मार्केट वाला बेच इसको हमको खरीद लिया। जैसे मान के चलिए कोयला निकालने में हमको 100 रुपया खर्चा हुआ, ठीक है, और मार्केट वाला इसको 120 रुपया में खरीद लिया, ठीक। तो हमारा देखा जाए तो 20 रुपया हमारा प्रॉफिट ही है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो कोयला का ग्रेड है, ये हमारा मिनिमम ग्रेड हो गया। मिनिमम कट ऑफ ग्रेड बोलते हैं इसको, मिनिमम कट ऑफ ग्रेड बोलते हैं इसको। तजुर्बे के साथ कह सकते हैं, ये आपको समझ में नहीं आया होगा। चलिए इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है ना। जैसे ऐसा है कि मान के चलिए आपने बनाया एक चाय, ठीक। अब उस चाय को आप मार्केट लेके गए बेचने। अब आपका चाय कोई खरीद ही नहीं रहा है सर। आप चाय ले जा रहे हो, चाय को आदमी पी रहा है, पीने के बाद आपको गाली दे रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, बोला कैसा चाय बनाया है, फेंक दे रहा है आपके मुंह पे, ठीक है। चाय का पैसा नहीं दे रहा है। तो जो चाय है ना, ये आपका कट ऑफ ग्रेड में नहीं आया। चाय है वो कट ऑफ ग्रेड में नहीं आया, क्यों? क्योंकि आपका जो कॉस्ट लगा था उस कॉस्ट को आप रिकवर ही नहीं किए, ठीक है। अब क्या किए, फिर अगला दिन आपने चाय बनाया। अगला दिन आप चाय बनाए और चाय बेच के, चाय बना के लेके गए बेचे मार्केट में। तो पता चला कि आपने 100 रुपया खर्चा किया था, ठीक है। इसके बाद आपको 120 रुपया का प्रॉफिट हुआ उस दिन, मतलब कमाई हुआ। तो आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो 20 रुपये का हमको प्रॉफिट हुआ, और आप मार्केट में कंपेयर कर रहे हो तो ये देख रहे हो कि भाई मिनिमम जो कम से कम फायदा हो सकता था वही फायदा हमको हुआ है, मतलब सबसे कम प्रॉफिट हम कमाया। तो ये आपका जो चाय का ग्रेड है ना, ये चाय का ग्रेड बहुत खराब है, ऐसा कह सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि हाँ भाई इससे कम तो नहीं होना चाहिए। कट ऑफ ग्रेड, कट ऑफ ग्रेड यही बोलते हैं हम। मतलब जो चाय का क्वालिटी ये हो गया आपका कट ऑफ ग्रेड, ठीक है। अब इसको हम टेक्निकल भाषा जो है उसको लिख ही देते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको मैं बता देता हूँ। कट ऑफ ग्रेड, कट ऑफ ग्रेड क्या है? कट ऑफ ग्रेड इज द मिनिमम ग्रेड, कट ऑफ ग्रेड इज द मिनिमम ग्रेड, ठीक है, रिक्वायर्ड in order for a mineral to be economically mined। मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज को हम निकाले, कोई भी और बॉडी को हम निकाले, उस और को कोर का कट ऑफ ग्रेड क्या होगा? कट ऑफ ग्रेड का मतलब ऐसा ग्रेड जिसमें उसको हम बेच लें और हमको मिनिमम प्रॉफिट हो जाए। मिनिमम प्रॉफिट हो जाए उसी को हम बोलेंगे कट ऑफ ग्रेड, ठीक है। मतलब वो और हमारा बिक जाए और हमसे उसको मिनिमम प्रॉफिट उससे हम कमा सके, घाटा ना हो, मिनिमम प्रॉफिट हम कमा सके, कम से कम फायदा हम कमा सके, उसी को हम बोलते हैं कट ऑफ ग्रेड। मतलब उससे कम ग्रेड का अगर रहेगा, अगर हम प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं, तो हमारा मिनरल जानते हैं कौन से कैटेगरी में आ जाएगा? मिनरल को हम मिनरल नहीं बोलेंगे, मिनरल को हम बोलेंगे वेस्ट मटेरियल। हमारा क्या हो जाएगा? मिनरल वेस्ट मटेरियल हो जाएगा। तो ये लाइन भी आप चाहे तो नोट कर सकते हो, ठीक है, कि जब आपका मिनरल कट ऑफ ग्रेड को पार नहीं कर सकता है, यानी द मिनरल और बिलो कट ऑफ ग्रेड, द बिलो कट ऑफ ग्रेड
इज नॉन एज वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल। अब ये क्वेश्चन आपसे अगर पूछता और आपको 4 अलग अलग ऑप्शन देता तो आप कंफ्यूज हो जाते, आप वेस्ट मटेरियल टिक नहीं करते, लेकिन इसका सही आंसर वेस्ट मटेरियल ही होगा। मतलब कट ऑफ ग्रेड से नीचे अगर कोई ग्रेड है कोई भी और का, तो उसको हम लोग वेस्ट मटेरियल मानी बिना मतलब का चीज हम समझेंगे, वेस्ट मटेरियल इसको हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, जो हमारा कट ऑफ ग्रेड होता है वो 2 होता है। कट ऑफ ग्रेड जो होता है ये 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है माइन कट ऑफ ग्रेड, और दूसरा हमारा होता है मील कट ऑफ ग्रेड। माइन कट ऑफ ग्रेड अलग हो जाएगा, मील कट ऑफ ग्रेड अलग हो जाएगा। मतलब माइंस में जो हम निकाल रहे हैं और वो और का जो मिनिमम, मतलब उस और को बेचने के बाद जो हम मिनिमम प्रॉफिट कमा ले, ठीक है, और हमारा माइनिंग का खर्चा निकल जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, ये माइन कट ऑफ ग्रेड है। बहुत सारे ऐसे मिनरल होते हैं जिनको प्रोसेसिंग करने का जरूरत नहीं पड़ता है, हम जमीन से निकालते हैं और निकालने के बाद डायरेक्ट बेचते हैं। ठीक है, जैसे कोयला का उसमें से एक एग्जाम्पल हो सकता है कि जो लिग्नाइट कोल होता है, ठीक है, उसको हम लोग को फिल्टर करने का जरूरत नहीं पड़ता है। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें हैं और से बहुत सारे मिनरल है जिसको हमको करने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो उस जगह पे हम माइन कट ऑफ ग्रेड को कैलकुलेट करते हैं कि माइन से आप निकाले, निकालने के बाद बेचे और आप मिनिमम प्रॉफिट कमा लिए, तो ये आपका माइन कट ऑफ ग्रेड हो गया। इसके बाद बहुत सारे ऐसे मिनरल होते हैं जिनको आपको प्रोसेसिंग के लिए भेजना पड़ता है। प्रोसेसिंग मतलब उसको धोने के लिए, उसमें से पत्थर को अलग करने के लिए, इंप्योरिटीज को छांटने के लिए प्लांट में, क्रशर में आप भेजते हैं। तो इसको आप क्या बोलते हो? इसके बाद आपका जो मिनरल निकला, प्रोसेसिंग के बाद जो आपका मिनरल निकला या मेटल निकला या आपका जो और निकला, इसको जब आप बेचते हो और बेचने के बाद जो आप मिनिमम प्रॉफिट कमाते हो, ठीक है, इसको क्या बोलते हो? इसको बोलते हो मील कट ऑफ ग्रेड। क्या बोलते हो? मील कट ऑफ ग्रेड। एग्जाम्पल के तौर पे बॉक्साइट, बॉक्साइट को आप डायरेक्टली मार्केट में नहीं बेच पाओगे, इसको आप, इसमें से आपको अल्युमिनियम को अलग करना पड़ेगा, इसके लिए आपको प्रोसेसिंग कराना पड़ेगा उसका, उसके बाद जाके फिर इस अल्युमिनियम को आप बेचते हो। तो इसमें आपका अच्छा खासा खर्चा हो जाता है, इस खर्चा को भी आपको जोड़ना पड़ता है। और जोड़ने के बाद जब आप लास्ट में जोड़ के बेचते हो, अल्युमिनियम को बेचते हो, बेचने के बाद अगर आप मिनिमम प्रॉफिट कमा ले रहे हो, तो इसको बोलोगे मील कट ऑफ ग्रेड। क्या बोलोगे? मील कट ऑफ ग्रेड बोलोगे। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका क्लियर। इसके बाद एक कट ऑफ ग्रेड आता है ब्रेक इवन कट ऑफ ग्रेड। ब्रेक इवन कट ऑफ ग्रेड, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हो नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, या इसको आप ऐसा कह सकते हो कि जो आपका रेवेन्यू है इक्वल टू हो जाता है आपका कॉस्ट के बराबर। मतलब ऐसा है कि आपने कोई मिनरल निकाला, मिनरल निकालने के बाद उसको मार्केट में ले गए और बेचे, बेचने के बाद आप 100 रुपया कमाए थे। 100 रुपया क्या है? आपने 100 रुपया कमाया। ठीक है, 100 रुपया आपको मिला। और मिनरल का आप जब पूरा खर्चा निकाले हिसाब करके, तो आपको पता चला कि 100 रुपया पूरा पूरी खर्चा हो गया भाई। तो मतलब ना हमको घाटा हो रहा है ना हमको फायदा हो रहा है। ऐसे कट ग्रेड को आप क्या बोलोगे? ब्रेक इवन बोलोगे। ठीक है, कट ऑफ बोल दिया ना, सॉरी, ब्रेक इवन ग्रेड बोलोगे, है ना। इसको क्या बोलोगे आप? ब्रेक इवन ग्रेड बोलोगे, ब्रेक इवन ग्रेड। तो ब्रेक इवन ग्रेड क्या होता है? जब नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाता है तो इसको ब्रेक इवन ग्रेड बोलते हो। यानी कि जो आप खर्चा किए हैं रेवेन्यू, ये रेवेन्यू आपका कॉस्ट के बराबर हो जाता है, तो इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो कि ये आपका ब्रेक इवन ग्रेड है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? चलिए अब बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? एक बार यस या नो कर दो यार। चलो, बैठ बैठ बोल बोल के गला बैठ जाता है यार 1 घंटा में, एक तरीके से बोलो तो। 1 घंटा हो गया ना, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, टाइम देख के तो पढ़ाता नहीं मैं। चलिए अब आते हैं आगे। अगला टर्म है डाइल्यूशन। ठीक है, अगला टर्म है डाइल्यूशन। देखिए क्या होता है, बहुत सारे ओर में डाइल्यूशन हो जाता है। डाइल्यूशन का मतलब ऐसा समझिए, इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझिए कि कभी कभी जब आप चावल खरीदते हो ना, तो चावल में कंकड़ निकल जाता है। ठीक है, यानी कि कभी कभी जब आप राइस खरीदते हो, राइस को जब परचेस करते हो, तो उसमें कभी कभी क्या होता है, स्टोन्स के छोटे छोटे पत्थर निकल जाते हैं, स्टोन निकल जाते हैं। तो चावल में जब आपका कंकड़ निकल जाता है, तो आप क्या करते हो, आप उसको सेपरेट करने में बहुत टाइम लगता है। तो आप क्या देख रहे हो, चावल में कंकड़ मिल गया है अच्छे से, है ना, उसको आपको सेपरेट करने में बहुत समय लग रहा है। बिल्कुल ऐसा ही होता है ओर के केस में। अगर आप कभी ओर का ब्लास्टिंग कर रहे हो,
ठीक है। और ओर का ब्लास्टिंग करने के बाद उसके आसपास का जो रॉक होता है वो भी ब्लास्ट हो जाता है और ये ओर के साथ मिक्स हो जाता है। तो इसको आप क्या बोलते हो? इसको बोलते हो डाइल्यूशन। क्या बोलते हो उसको? इसको डाइल्यूशन बोलते हो। डाइल्यूशन का मतलब होता है कि ओर का रॉक के साथ या अनवांटेड मटेरियल के साथ, रॉक बोलो, या अनवांटेड मटेरियल के साथ जब मिक्स हो जाता है तो उसको बोलते हो डाइल्यूशन। डाइल्यूशन जनरली आपका 3 प्रकार का होता है। डाइल्यूशन क्या होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला होता है इंटरनल डाइल्यूशन। इतना डिटेल में तो नहीं पढ़ाना चाहिए मेरे को, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं, चलो कोई बात नहीं। एक्सटर्नल डाइल्यूशन और एक होता है और लॉसेस। और लॉसेस, ठीक है। अभी इंटरनल डाइल्यूशन, एक्सटर्नल डाइल्यूशन और लॉसेस ये क्या आइटम है गुरु, समझते हैं। देखिए मान के चलिए ऐसा है कि एक हमने फेस बनाया, फेस का ये हमारा टॉप व्यू है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ब्लास्टिंग करना चाहते हैं तो हम होल किए, यहाँ 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 होल। हम एक सिंपल चीज बता रहे हैं, हेलो, ठीक है। इसके बाद हम होल करने के बाद हम क्या किए, हम चार्ज कर दिए। तो हमारा पता चला कि ये जो मिनरल है, जैसे मैं क्या करता हूँ, एम लिख रहा हूँ, मतलब ये मिनरल है। ये वाला जो पत्थर है, ये जो ये आपका होल है, ये मिनरल में है। ये वाला जो पत्थर है ये मिनरल रॉक, मतलब होल है जो, वो पत्थर में, सॉरी, मिनरल में है। ये वाला है ये मिनरल में है, ये वाला जो है ये रॉक में है। फिर ये वाला मिनरल में है, फिर ये वाला हमारा रॉक में है, फिर ये वाला हमारा रॉक में है, फिर ये वाला हमारा मिनरल में है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हमको ना चाहते हुए भी रॉक में होल करना पड़ता है, यानी रॉक में ड्रिल होल करके उसको चार्ज करके ब्लास्ट करना पड़ता है। अब ऐसे कंडीशन में जब हम ब्लास्ट करते हैं तो हमारा क्या होता है, ओर प्लस रॉक अच्छे से मिल जाता है, बहुत अच्छे से मिल जाता है। अब इसको सेपरेट करना बहुत दिक्कत हो जाता है कि हम एट द मोमेंट उसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो ऐसे डाइल्यूशन को आप इंटरनल डाइल्यूशन बोलते हैं, कि जब आप ब्लास्टिंग कर रहे हो या जब मशीन से कटिंग कर रहे हो तो हमारा पूरा का पूरा फेस का कटिंग हो रहा है जिसमें रॉक प्लस और मिक्स है, तो इसको आप इंटरनल डाइल्यूशन बोलते हो, ठीक है। एक्सटर्नल डाइल्यूशन क्या होता है इसको समझाते हैं, समझिएगा। ऐसा है, ऐसा है कि ये वाला आपका रॉक है, ये वाला आपका रॉक है, ये वाला आपका रॉक है, ये वाला आपका रॉक है। फ्रंट व्यू देखिए आप, ठीक है। और इसके बाद आपने बहुत सारे इसमें होल किए हैं। ये सारे के सारे होल आप जो कर रहे हैं वो मिनरल में होल किए हैं। किसमें किए? मिनरल या ओर में आप होल किए, ड्रिल होल किए। ड्रिल होल करने के बाद आप इसको आप ब्लास्ट करेंगे। ब्लास्ट करने के बाद क्या होगा, ये पूरा पोर्शन तो टूटेगा ही। टूटने के बाद जो उसके आजू बाजू है, यानी जो एक्सटर्नल, मतलब जहाँ पे आप होल किए हैं वहां तो ब्लास्ट होगा ही, उसके आजू बाजू यानी एक्सटर्नल जगहों पे, यहाँ पे टूट जाएगा थोड़ा सा पत्थर, थोड़ा सा यहाँ का पत्थर टूट जाएगा, थोड़ा सा यहाँ का पत्थर टूट जाएगा ब्लास्टिंग के वाइब्रेशन के कारण, थोड़ा सा यहाँ से पत्थर टूट जाएगा। और टूटने के बाद हमारा ओर प्लस रॉक जो है वो मिक्स हो जाएगा। ऐसे डाइल्यूशन को आप क्या कहते हो? एक्सटर्नल डाइल्यूशन। क्या बोलते हो? एक्सटर्नल डाइल्यूशन बोलते हो, ठीक है। एक्सटर्नल डाइल्यूशन मतलब बाहर बाहर में का पत्थर अगर टूट के मिल जाए तो एक्सटर्नल डाइल्यूशन। इंटरनल डाइल्यूशन मतलब जहाँ फोल्ड कर रहे हो या कटिंग कर रहे हो वहीं का मिक्स हो जाए, मतलब वहीं पे आपको करना ही पड़ेगा कटिंग, तो इसको इंटरनल डाइल्यूशन बोलते हैं। अब एक चीज होता है और लॉसेस। क्या होता है? और लॉसेस, ठीक है। ये क्या चीज है समझिएगा। ऐसा, फॉर एग्जाम्पल आप कट एंड फिल मेथड का इस्तेमाल कर रहे हो, ये मेटल के केस में होता है, ठीक है। कोल के केस में भी मैं बता दूंगा एग्जाम्पल। तो आप क्या करते हैं, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो वैसे वैसे पीछे पीछे आपको क्या करना पड़ता है, फिलिंग करते जाना पड़ता है, फिलिंग करते जाना पड़ता है, ठीक है। ठीक है। और आपका जो फेस है, मान के चलिए इधर से फेस है, ठीक है, इस साइड से फेस है। तो जब आपका ब्लास्टिंग होगा और नीचे पत्थर गिरेगा, नीचे में क्या है, नीचे में सैंड है। तो सैंड के साथ आपका जो मिनरल है वो मिक्स हो जाएगा। अब आपको जब मिनरल उठा रहे हैं, मतलब जमीन से जब उठा रहे हैं, मतलब जब आप जमीन से मिनरल्स को उठा रहे हैं, तो जमीन के मिनरल को उठाते उठाते जमीन का पत्थर भी उड़ जा रहा है, जमीन का सैंड भी उड़ जा रहा है, जमीन का फीलिंग भी उड़ जा रहा है, आपका मिनरल तो उठ ही रहा है। तो ऐसे को आप क्या बोलते हो? और लॉसेस बोलते हो। क्या बोलते हो? और लॉसेस बोलते हो, कि और हमारा लॉस हो जा रहा है, मतलब डाइल्यूट हो जा रहा है, तो इसको आप और लॉसेस बोलते हो, ठीक है। तो आपको डाइल्यूशन मैंने बताया, डाइल्यूशन 3 तरह के होते हैं। डाइल्यूशन का मतलब होता है ओर प्लस रॉक का मिक्स हो जाना, जैसे चावल में कंकड़ मिक्स होता है बिल्कुल वैसे ही। इंटरनल डाइल्यूशन, एक्सटर्नल डाइल्यूशन, लॉस और लॉसेस, ये 3 टाइप का होता है। इंटरनल में जहाँ पे होल कर रहे हो कटिंग कर रहे हो वहीं का मिल गया है। एक्सटर्नल में आप जहाँ पे होल कर रहे हो कटिंग कर रहे हो उसके आजू बाजू का रॉक मिल गया उसमें। और लॉसेस में जमीन में गिरा हुआ था उसको उठा रहे थे तो कुछ पत्थर उठ गया, कुछ मिट्टी उठ गया, उसको आप और लॉसेस बोलते हो। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। एक बार यस या नो कर दो यार।
चलो एक बार यस या नो कर दो। नहीं, विजिबल होता है फिर भी हमको करना पड़ता है, ऐसे को भी आप कह सकते हो, साई किरण रेड्डी। ठीक है, चलो आई होप ये वाला क्लास आपके लिए काम का होगा। ऐसे ही क्लासेस अब लगातार होंगी, लाइव क्लासेस, और जितना भी मिसलेनियस टॉपिक है सब खत्म करेंगे। कोई भी टॉपिक से डरना नहीं मेरे भाई, बस लाइव क्लास आया करो, अच्छा लगता है देख के। अब 200 बच्चा पढ़ रहा है, और 200 बच्चा में कितना आ रहा है लाइव, 10 गो आ रहा है, 20 गो आ रहा है, तो भाई ये थोड़ा लगता है। ठीक है, कोशिश कीजिए लाइव क्लास अगर कराता हूँ तो लाइव क्लास अटेंड करने का। बाकी इसका रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मैं किस में डाल दूंगा मैं बता दे रहा हूँ। स्टडी मटेरियल सेक्शन खोलिएगा, उसमें एडेड एक्स्ट्रा टॉपिक, इसमें मैं ये वाला वीडियो डाल दूंगा, सैम्पलिंग लिख के फोल्डर करके डाल दूंगा। चलिए आज इतना ही रखता हूँ, मिलते हैं अगला क्लास में। तब तक के लिए कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल दैट, जय हिंद। और जो ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं, मतलब यूट्यूब में डाल देता हूँ, देखता हूँ मैं ब्लैक डायमंड में डाल देता हूँ उसको। तो जो ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं उनके लिए एक ऑफर है, मैं बता देता हूँ कि अगर आप कोल की तैयारी कर रहे हैं, कोल का या मेटल का कोई भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे 6200 670 155, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप, चाहे आप माइनिंग सरदार की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप ओवरमैन की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सेकंड क्लास मैनेजर कोल की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप डीजीएमएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप कोई गवर्नमेंट जॉब जैसे कोल इंडिया लिमिटेड और उसके सब्सिडरी या कोई प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहे हो, ये फाउंडेशन बैच आप ही के लिए है, जिसमें आपको A to Z पोर्शन कवर कराया जाएगा। पोर्शन क्या क्या होंगे ये व्हाट्सएप में मैं बता दूंगा। और अगर आप मेटल सेक्शन के हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपका माइन फॉरमैन का एग्जाम हो, चाहे माइन मेट का एग्जाम हो, चाहे आपका ब्लास्टर का एग्जाम हो, ये सभी के सभी पोर्शन आपके कवर कराए जाएंगे फाउंडेशन बैच में। मेटल का अलग से एक फाउंडेशन बैच चल रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका फी है मात्र 600 रुपया 6 मंथ के लिए। क्योंकि अभी दुर्गा पूजा का ऑफर चल रहा है, इसके लिए अपना मात्र फी है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा और पूछ सकते हैं। और कोल वाले का जो फी है वो मात्र 800 रुपया है, मात्र 800 रुपया है, वो भी 6 मंथ के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ दुर्गा पूजा का ऑफर है, सेलेक्टेड सीट है उसमें, उतना ही। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।